द रिग्रेसर इंस्ट्रक्शन मैनुअल के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। एपिसोड को स्टार्ट में हम देखते हैं उन सभी गिल्ड मेंबर्स को जो कि एक ऐसी सिचुएशन में फंसने के कारण वो सभी रोने लग जाते हैं और वो लोग तो एक दूसरे से ये भी बात करने लगते हैं कि चलो हम उनका सेक्रीफाइस कर देते हैं और उनसे विनती करते हैं कि वो हमें जाने दे। जिस पे और एक बंदा कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो? क्या तुम भूल गए हो कि हम यहाँ पर किस लिए आए हैं? और इस तरफ किम, वो तो पूरा डिप्रेस हो गया था और वो अपने मन में कह रहा होता है, क्या यह सब कुछ खत्म हो गया? क्या यही रिजल्ट है हमारे सारी प्रिपरेशंस का? लेकिन क्यों एक डिवाइन रैंक ही क्यों? क्या होगा अगर हम सब उसी तरह मर जाए? क्या मेरा दूसरा जीवन भी इसी तरह खत्म होगा? डैम इट यार, मैं तो सच में कुछ भी सोच भी नहीं पा रहा हूँ। लेकिन काश मेरे पास डुरेंडल होता, शायद मैं इस सिचुएशन के साथ तो उससे फाइट तो कर ही सकता था। ये सब कहते हुए ही वो और भी ज्यादा डिप्रेस और वो कांपने लग जाता है। लेकिन इतने में ही वो किम को सहारा देने के लिए आ जाता है और वो उसका हाथ पकड़ लेता है और वो किम को समझाते हुए कहता है, इतनी जल्दी हार मत मानना युंगसुंग। और उन दोनों को ऐसा करते हुए देख के ये सच में एक रोमांटिक सीन लग रहा होता है, तो बाकी सभी लोग उनको देख के बड़े एम्बेरस फील कर रहे होते हैं। वो लोग भी ये सोचने लगते हैं कि आखिर इन दोनों के बीच क्या चल रहा है, कहीं वो रूमर्स कहीं सच तो नहीं है। और इस तरफ किम, वो ली को ऐसा करते हुए देख के उसके अंदर एक साहस भर जाती है और वो बड़े प्यार से कहता है, ओह कियोंग। वेल, मानो या ना मानो, लेकिन मुझे भी किम का ऐसा एक्सप्रेशन देख के मुझे कुछ और ही लग रहा है, कहीं ये कुछ गे तो नहीं है, कहीं यहाँ पर LGBTQ वाला सीन तो नहीं होने वाला है। और ली वो उसे कहता है, मेरे पास एक आइडिया है। और वो अपने मन में कहता है, फक, आखिर ये कमीना आज इतना यूजलेस क्यों है? हालत को समझो, ये कोई मजाक नहीं चल रहा है। और उन दोनों को ऐसा करते हुए देख के बाकी सारे गिल्ड मेंबर्स वो तो रोने लग जाते हैं और वो कहने लगते हैं, सच में यार अभी भी ट्रू लव एग्जिस्ट करता है। और इस तरफ वो डिवाइन मॉन्स्टर वो अपनी सील से वो अनसील हो रहा है। और इतने में ली वो अपने ड्रैगन ब्रीथ पोशन को लेकर वो सीधे उस सील के ऊपर ही फेंक के मारता है, जिसके कारण वहां पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। और ली को ऐसा करते हुए देख के मैक्स वो हंसने लग जाता है और वो कहता है, आखिर तुम ऐसा कहाँ पर कर रहे हो? लेकिन इतने में वो चौंक जाता है क्योंकि वहां पर वो सील अनलॉक करके सीधे वो डिवाइन बीइंग मॉन्स्टर ही अपियर हो चुका होता है। और उस डिवाइन बीइंग मॉन्स्टर को यहाँ पर अपियर होते हुए देख कर मैक्स वो भी चौंक जाता है क्योंकि उसके अंदाजे से पहले ही वो अपियर हो चुका होता है और वो एक सील को भी तोड़ के आया होता है। और इतने में ली वो सभी मेंबर्स को ऑर्डर देते हुए कहने लगता है, सभी लोग एक साथ मिलकर अटैक करो उस मेन सील पर। हमें उस एंशिएंट गॉड के ऊपर लगी हुई सारी सील्स को पूरी तरीके से खोलना होगा। हम एंशिएंट गॉड के पूरे सील को ही अंडू करने जा रहे हैं, ना कि उसके एक पार्ट को। और ली की ऐसे बातें सुन के वो एंशिएंट गॉड भी वो उससे इम्प्रेस होता है क्योंकि वो फाइनली इस कैद से आजाद होने वाला है। उसके ऑर्डर मिलते ही वो सभी मेंबर्स वो उस सील को अनसील करने लग जाता है, जबकि ली वो डंजन के बारे में हमें बताता है। एक डंजन हम कभी भी इसे फिजिकली डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि सिस्टम ये इस डंजन को प्रोटेक्ट करता है। लेकिन इसके बिना भी हम ब्रूट फोर्स के यूज करते हुए सभी डंजन्स को क्लियर कर सकते हैं। लेकिन क्या हो अगर एक सिस्टम में एरर दिखाई दिया? लेकिन क्या होगा अगर एक नेम मॉन्स्टर वो बैटलफील्ड को डोमिनेट करते हुए सिस्टम को इग्नोर करते हुए डंजन को ही डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दे? तो उसकी ये बात सुन के डायलुके कहती है, ये तो सच में बहुत ही खतरनाक है। क्या होगा अगर एंशिएंट गॉड रिलीज होकर बाहर चला गया तो? डायलॉगी की बात सुन के ली अपने मन में कहता है, तो फिर क्या तुम्हारे पास कोई और आइडिया है तुम चिपकली? और इस तरफ किम भी वो ली के पास आते हुए कहता है, कियोंग आखिर तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? जिस पर ली वो बड़े प्यार से कहता है, तुम्हें मेरे ऊपर ट्रस्ट है ना? जिस पे किम वो सोचते हुए कहता है, बेशक मैं तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट करता हूँ कियोंग। ऐसे कहते हुए ही वो अपने स्वॉर्ड को रेडी करते हुए ही वो भी उस सील को अनसील करने के लिए आगे बढ़ जाता है। जबकि उसको ऐसा करते हुए देख के ली अपने मन में कहता है, यही तो वो एटीट्यूड है जो मैं तुमसे देखना चाहता था। तुम चिंता मत करो, मैं तुम लोगों को यहाँ से सेफली बाहर निकाल के ही रहूंगा युंगसुंग। लेकिन फिर भी तुम लोग मेरे ऊपर इतना भरोसा मत करना। मैं ये गारंटी नहीं दे सकता कि मैं तुम सभी को यहाँ से बाहर निकाल पाऊंगा। ये सब सोचते हुए ही वो उस एंशिएंट गॉड के सामने ही बैठकर वो प्रे करने लग जाता है, ओह माय डियर एंशिएंट गॉड, मैं आपका एक वफादार सर्वेंट हूँ। मैं आपसे भीख मांगता हूँ कि आप हमें यहाँ से जाने दें। और उसको ऐसा करते हुए देख के मैक्स वो वहां पर घबराते हुए आने लगता है और वो कहता है, तुम तो सच में एक इंसेन बास्टर्ड हो, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? ली कहता है, क्या तुम बता नहीं सकते कि मैं प्रे कर रहा हूँ? जिस पे मैक्स वो चिढ़ते हुए कहने लगता है, आखिर ये क्या बकवास है? क्या तुम ये चाहते हो कि इस एंशिएंट गॉड के पूरे सील्स अनलॉक हो जाए? क्या तुम ये रियलाइज कर सकते हो कि इसके फ्री होने के बाद क्या हो सकता है?
ये पूरे कॉन्टिनेंट को ही बर्बाद करके छोड़ेगा, ये कॉन्टिनेंट के सभी लोगों को ही मार डालेगा। उसकी ये सारी बातें सुन के ली कहता है एक विलन वाला इन सारी बातों का क्यों ही ध्यान रखेगा, अगर ऐसा होता है तो क्या ही होगा। मुझे सच में फर्क नहीं पड़ता है कि ये पूरा कॉन्टिनेंट ही अगर मर जाए, मैं बस इतना चाहता हूँ कि मैं अपने ट्रेजर्स के साथ जिंदा रहूं। यदि तुम ऐसा नहीं चाहते तो तुम इसे रोक सकते हो। उसकी ऐसी बातें सुन के मैक्स वो चौंक जाता है और वो कहता है आखिर ये आदमी किस तरह का आदमी है, तुम तो सच में ही एक विलन हो। अगर मैं इसे रोक सकता तो मैं इसे सच में रोक ही देता। और ली वो एक विलन का रोल निभाते हुए वो उसके पास आते हुए कहने लगता है तुमने क्या कहा, मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया, क्या तुम फिर से कह सकते हो जो तुमने कहा। मैक्स कहता है मैं तुम लोगों से माफी मांगना चाहता हूँ। मैं माफी मांगता हूँ कि मैंने तुम लोगों से यह कहा कि मैं म्यूजियम में तुम लोगों को डिस्प्ले के लिए रखूंगा। मैंने अब तक तुम लोगों से जो कुछ भी कहा और जिस तरह से व्यवहार किया उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ, इसलिए कृपया ऐसा करना बंद करें। उसको माफी मांगते हुए देख के अली वो हंसते हुए कहने लगता है ओह मैं तुम्हारे इस माफी को कहाँ ले जाऊं? क्या मुझे मरने के बाद हेवन में तुम्हारे इस माफी को स्वीकार करना चाहिए? मैं अकेले नहीं मरने वाला हूँ और अब तुम मेरे रास्ते में आ रहे हो, दूर हो जाओ शू शू। ऐसा कहते हुए ही वो एंशिएंट गॉड को ही शेयर अप करने लग जाता है। और ली को ऐसा कहते हुए देख के मैक्स वो चौंक जाता है और वो कहता है क्या तुम तो सच में एक सेल्फिश इंसान हो। और इस सीन को और भी ज्यादा ड्रामेटिक बनाने के लिए ली को ऐसा कपड़ा पहनाया गया है, लेकिन असल में ऐसा नहीं पहनाया गया है, तो समझा करो। और मैक्स वो चिढ़ते हुए कहने लगता है कि तुमको ये लगता है कि गार्डियंस ने जो सील यहाँ पर लगाई है वो सील तुम लोग इजीली यहाँ से तोड़ सकते हो। उसकी ऐसी बातें सुन के ली वो उसे गुस्से में कहता है चुप रहो कमीने, क्या तुम्हें ये लगता है कि मैं ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं ये करना चाहता हूँ? इस कॉन्टिनेंट के लिए मैं खुद को सेक्रीफाइस करूँ ये मेरा इच्छा नहीं है, और इसलिए मैं किसी एंशिएंट गॉड के लिए मैं नहीं मर सकता। ऐसे कहते हुए वो उस गॉड के सामने फिर से प्रे करने लग जाता है। और इस तरफ बाकियों को दिखाया जाता है जो कि नॉन स्टॉप उस सील के ऊपर अटैक्स कर रहे होते हैं, और उनके इतने पावरफुल अटैक्स करने के बाद वो सील फाइनली अनलॉक हो ही जाता है। और उस मॉन्स्टर के अनलॉक होते ही सिस्टम भी बताता है डिवाइन रैंक नेम मॉन्स्टर एंशिएंट गॉड्स फ्रेगमेंट्स, उसका सील वो पूरी तरीके से खुल चुका है। और ऐसा कुछ होते हुए देख के मैक्स वो चौंक जाता है और ली हंसते हुए कहने लगता है ये फाइनली हो ही गया, मैंने ये कर ही दिखाया। और मैक्स कहने लगता है नहीं यार ऐसा कैसे हो सकता है। और ली तो वहां से जाने लगता है जबकि मैक्स के पास वहां पर ढेर सारे नोटिफिकेशंस आने लगती है जो कि रेड कलर्स में होती है, और वो सारे ही डेंजर्स की नोटिफिकेशंस होती है। और इन सारे नोटिफिकेशंस को देख के मैक्स वो बहुत घबरा रहा होता है। और उन नोटिफिकेशन में बताया जाता है कि वार्निंग म्यूजियम के प्रोटेक्शन सिस्टम वो एक्टिवेट हो चुका है और म्यूजियम को प्रोटेक्ट करने में अब हम फेल हो चुके हैं। डंजन के प्रोटेक्शन सिस्टम वो फेल होने के कारण वो मॉन्स्टर वो पूरी तरीके से खुल जाता है, जबकि मैक्स के पास से उस म्यूजियम के सारे ट्रेजर्स वो वहां से गिरने लग जाती है। और ऐसा कुछ होते हुए देख के मैक्स कहता है यदि ये म्यूजियम वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया तो ये कॉन्टिनेंट भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और मैक्स याद करता है बहुत समय पहले जब उसको इस म्यूजियम के सिक्योरिटी को संभालने के लिए दिया गया था, और ये गार्डियन ही इसका नाम ही मेटल होता है, जिसके बारे में मैक्स वो बातें करता रहता है। और वो मेटल को याद करते हुए ही वो उसके आंखों से लिटरली आंसू आने लग जाते हैं। उस मॉन्स्टर को आजाद होते हुए देख के मैक्स कुछ भी नहीं कर पाता, जबकि ली वो डायलॉगी के ऊपर सवार होके वो वहां से जाने लगता है और वो एंशिएंट गॉड को और भी ज्यादा शेयर अप करने लग जाता है। और ली को ऐसा कुछ करते हुए देख के मैक्स वो रोते हुए ही वो उसे कहने लगता है तुम सच में एक घिनौने एंशिएंट गॉड के एस कीसर हो। ऐसे कहते हुए ही वो वहां से गायब हो जाता है। उसके डिसअपीयर होने के बाद योंजू कहती है तो अब क्या करना है, हमने तो अब तक हमारे गिल मेंबर्स को भी बचाए नहीं है। ली कहता है उन सबको बचाने से पहले चलो हम जाके गिरे हुए सारे ट्रेजर्स को उठा लेते हैं। और वो एक एविल की तरह हंसते हुए अपने मन में कहता है तुम यहाँ के गंदगी को ख्याल रख सकते हो ओरिजिनल मैक्स, और मैंने अब तक जितना भी मेहनत किया है उन सब का मैं जुर्माना तो लेके ही रहूंगा। इस एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं उस डिवाइन बीइंग मॉन्स्टर को जो कि इस म्यूजियम में ही सेटल डाउन हो चुका है, और वो खुद को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए वो इस म्यूजियम के माना को ही ऑब्जर्व करने लग जाता है। और इस हालत में वो बहुत ही शांत होता है। और ब्लैक सोन गिल के गिल मेंबर्स वो सभी बहुत ही थके हुए होते हैं। उन सभी को ली देखते हुए वो एक विलन की तरह स्माइल लेते हुए अपने मन में कहता है इस जगह को पूरी तरीके से लूटने के लिए हमें स्ट्रेंथ की जरूरत होगी। ऐसा सोच के ही उन थके हुए मेंबर्स के पास वो कुछ एनर्जी ड्रिंक लेके जाते हुए कहता है सभी लोग क्या हमें आगे बढ़ने से पहले क्या थोड़ा आराम करना चाहिए, और तुम में से हर एक यहाँ से एनर्जी ड्रिंक ले सकता है।
उसको ऐसा कहते हुए सुन के वो सभी लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं, जबकि इस तरफ योंजू भी उसको ऐसा करते हुए देख के वो कहती है ये तो सच में ही बहुत अच्छा है, कियोंग तो सच में एक ग्रेट पर्सन है। वो किसी भी पार्टी के लिए सही लोगों को चॉइस करने में माहिर है, और यदि पहले वो नहीं होता तो हम सभी अब तक मारे गए होते हैं। मुझे लगता है कि अब मुझे समझ आ गया है कि जिहाया वो उसे इतना वैल्यू क्यों देती है। और वो बड़ी मुस्कुराते हुए किम से कहती है मुझे यह कहते हुए दुख हो रहा है, लेकिन मुझे सच में वो अपने गिल में चाहिए। उसकी यह बात सुनकर ही किम वो बड़ा सीरियस होकर कहता है कभी नहीं। किम के मुंह से सीधे ना कहते हुए सुन के योंजू वो बहुत दुखी हो जाती है और वो कहती है हाँ ठीक है, और वो अपने मन में कहती है मेरे वन साइडेड लव वो फिर से टूट गया। जबकि किम तो वो बड़े सीरियस हो गए ली की ओर ही देखने लगता है, और वो देखता है कि ली ब्लैकस्वान गिल्ड के मेंबर्स को कितने खुशी से वो सारे एनर्जी पोशंस दे रहे हैं, और उनको पाके वो सभी मेंबर्स भी बहुत खुश हो रहे थे। और ये सब देख के किम वो बड़े डिप्रेस हो जाता है, और वो कुछ सोचते हुए कहता है हे कियोंग। किम को ऐसे बुलाते हुए देख के जब ली वो उसकी ओर मुड़ते हुए देखता है, वो देख पाता है कि किम वो उसके पास आके वो बड़े प्यार से कहता है क्या तुम्हारे पास अभी बात करने का समय है। उसको अचानक से ऐसा कहते हुए देख के ली वो कुछ भी समझ नहीं पाता है, जबकि किम तो वो ली के लिए उसके डाइनिंग टेबल पर खाना परोसते हुए उसे कहता है थोड़ी देर पहले तुमने हम सब के लिए जो कुछ भी किया उसके लिए मैं शुक्रिया कहना चाहता हूँ। यदि यह तुम्हारे लिए नहीं होता मैं तो कुछ भी नहीं कर पाता। और किम और ली को ऐसा करते हुए देख के बाकी के सारे गिल्ड मेंबर्स वो सभी बहुत ही एक्साइटेड हो जाते हैं आखिर आगे क्या होने वाला है। जबकि इस तरफ तो किम वो एक मेड के जैसे कपड़े पहनते हुए वो ली को सर्व करते हुए कहता है मैं सच में बहुत ही खुश हूँ कि तुम मेरे पास हो, तुम सच में बेस्ट हो, मैं कहता हूँ बेस्ट से भी बेस्ट हो तुम। और किम को ऐसा करते हुए देख के ली वो बहुत ही नर्वस हो रहा था आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है, और वो कहता है रुको 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 आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है तुम मुझे सीधे बताओ, मैं गुस्सा नहीं करूंगा। मतलब अभी जो कुछ भी दिखाया वो बस उस सीन को और भी ज्यादा ड्रामेटिक बनाने के लिए दिखाया गया था। और किम वो एक लड़कियों की तरह शर्माते हुए कहने लगता है ओह बात ऐसी है कि मैं तुम्हारे साथ पहले बहुत ही कठोर हो रहा था तो मैं थोड़ा चिंतित था, कहीं तुम हमें छोड़कर ब्लैकस्वान में ना चले जाओ। और ऐसा कहते हुए ही वो एक बहुत ही प्यारा सा शक्ल बनाते हुए ली की ओर ही देखने लगता है। उसकी ऐसी हरकतें देख के उसको हंसी आने लगती है, लेकिन वो अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए अपने मन में कहता है क्या इसलिए वो इतना समय से इतना चिंतित दिख रहा है। ऐसे सोच के ही वो किम के सर में वो शाबाशी देते हुए हंसते हुए कहने लगता है ठीक है ह्यूंग सुंग मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, अब थोड़ा ढीला भी हो जाओ यार। और ली को ऐसा कुछ करते हुए देख के किम वो बहुत ही हैरान होता है, और जब यही बात ली रियलाइज करता है कि वो किम को एक लड़की की तरह ट्रीट कर रहा है तब ये माहौल बहुत ही ऑकवर्ड सा बन जाता है। तो वो वहां से जाने लगता है, और वो जाते हुए कहता है ओ माफ करना ह्यूंग सुंग मुझे अभी कुछ याद आया डियोग्जू से लेकर, सो मुझे अभी यहाँ से जाना होगा, माफ करना यदि मैं थोड़ा रूड हो गया था। किम कहता है नहीं ठीक है कियोंग। और ऐसा कहने के साथ ही किम वो ब्लश करने लग जाता है, और वो अपने मन में कहता है ये आदमी ये सच में इतना दयालु कैसे हो सकता है, मैं उसे इसी तरह से इस्तेमाल करते रहूंगा। लेकिन इतने में वहाँ पर किसी चीज के कारण वहाँ पर बहुत ज्यादा रोशनी आने लग जाती है, और ऐसा कुछ होते हुए देख के बाकी के गिल्ड मेंबर्स भी कहने लगते हैं हाँ आखिर वो क्या है। और ऐसा कुछ होते हुए देख के ली वो वहां से जाता नहीं, और वो उस चीज को देखने लगता है, और वो देख पाता है कि ये तो एक स्वॉर्ड है, और वो अपनी माइंड सेट का इस्तेमाल करते हुए उस स्वॉर्ड के बारे में देखने लगता है, और वो उस स्वॉर्ड के स्टेटस में देख पाता है कि ये है स्वॉर्ड ऑफ द 12th नाइट ऑर्डर डुरेंडल, और ये भी एक लेजेंडरी रैंक का वेपन है, और ये एक ऐसा फेमस स्वॉर्ड है जिसके बारे में केवल लेजेंड्स में ही चुना गया है, और डुरेंडल कभी भी टूट नहीं सकता। और इस स्वॉर्ड का ओनर बनने से पहले इसका एक स्पेसिफिक कंडीशन भी है। और ऐसे किसी लेजेंडरी स्वॉर्ड को देख के ली कहता है अपने मन में हाँ ये तो सच में एक लेजेंडरी रैंक का वेपन है, ये सच में ही बहुत ही आकर्षक है, लेकिन ये क्लियर है कि ये हमारे प्यारे छोटे रिग्रेसर के लिए ही है। और वो स्वॉर्ड भी किम के पास वो खुद ब खुद ही जाने लगता है, और वो उस स्वॉर्ड का कंडीशन देखता है जो कि सिर्फ एक पार्टी के मेंबर के साथ कनेक्शन होना होता है। और इस चीज को होते हुए देख के ली अपने मन में कहता है अरे ह्यूंग सुंग तुम पहले सिर्फ इसी के लिए ही पूरी तरह से स्वस्थ होने का दिखावा नहीं कर रहे थे है ना। लेकिन इतने में डियोग्जू और हायन वो दोनों ही बड़ी खुश होकर उसके पास ही आ रहे होते हैं, और वो दोनों ही ली के सामने आके अपने वेपन्स को दिखाने लगते हैं। और हायन ली से कहती है मुझे एक नया वेपन मिला, और डियोग्जू भी कहता है यही मेरे लिए काफी है। और उन दोनों की ऐसी बातें सुन के ली अपने मन में कहता है गुड जॉब, लेकिन वो मुंह पर हायन से कहता है अभी का अभी उस वेपन को नीचे रख दो। वो अपने मन में कहता है नहीं उसे मत रखो, और वो फिर से कहता है टेक्निकली देखा जाए तो ये म्यूजियम ब्लैकस्वान गिल्ड का ही है,
यूकी इसका पहले खोज करने वाले व्यक्ति वही थे। जहाँ तक ह्यूंगसुंग का सवाल है, वो स्वॉर्ड अपने आप ही उसके पास आ गई थी, इसलिए वो उसके बारे में वो कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए इसे वापस रख दो। इसे लेने के लिए हमें योनजू की परमिशन चाहिए। इसे वही रख दो जहाँ से तुमने इसे उठाया है। लेकिन वो अपने मन में कहता है, मैं योनजू से बात करूंगा, इसलिए कृपया तुम उसे मत रखो। और ड्योकजू तो उस फूल को पाकर ही बहुत खुश होता है। मैं इस फूल को देकर मैं जंगिन से अपना लव कॉन्फेशन करूंगा। हयान कहती है, लेकिन क्यों, मैंने पहले ही इसका ओनरशिप रिचुअल कर लिया है, मुझे माफ करना। उसकी यह बात सुन के ली वो अपने मन में कहता है, अरे माफी मांगो, तुमने तो बहुत ही अच्छा काम किया है। और वो अपनी माइंडसेट का इस्तेमाल करके हयान के वेपन का स्टेटस देखने लगता है, जहाँ पर वो देख पाता है कि इसका नाम है ब्लड सोक्ड रेड ज्वेल एनामोन, और ये भी एक लेजेंडरी रैंक का ही वेपन होता है और इससे +10 माना मिलता है और इसका एक्सक्लूसिव स्किल एनामोन आई होता है। और इसको देखते हुए ली कहता है, ये तो सच में बहुत ही बढ़िया है, हालांकि ये थोड़ा डरावना भी लगता है। और ये सब देखते हुए ली वो वहां से जाते हुए कहने लगता है, ओह वैसे भी मैं योनजू की परमिशन मिलने के बाद इस म्यूजियम को पूरी तरीके से लूटने वाला था। मुझे चिंता है कि जिया कुछ कह सकती है, क्योंकि केवल ब्लू ही सब कुछ ले रहा है। योनजू, मुझे सच में इसके लिए माफ करना, मैं सच में तुम्हें इन सब चीजों के लिए मुआवजा देना सुनिश्चित करूंगा। ये सब कहते हुए ही जब ली योनजू और उनके गिल्ड मेंबर्स के पास आता है, वो देखता है कि वो सभी तो सो रहे हैं और योनजू तो सोते समय वक्त भी वो किम का ही नाम बड़बड़ा रही होती है। और इन सबको छोटे हुए देख के ली अपने मन में कहता है, क्या यही सबसे बेस्ट टाइम है, मुझे भी यहाँ पर अपना हाथ सफाई कर देना चाहिए। इतने में ली के पीछे से कोई बहुत ही गुस्से में कहता है, हे किसी को ऐसे पीछे से इतने गुस्से से कहते हुए सुन के ली चौंक जाता है। और वो जब पीछे मुड़ते हुए देखता है, वो देखता है ये तो दैलुगिया होती है। और योनजू और उनके सभी गिल्ड मेंबर्स को ऐसे सोते हुए देख के तुम लोग कंफ्यूज मत होना, जैसे कि ली एक हराम जाता है और वो किसी को भी फ्री में कुछ भी नहीं बांटेगा। और ली ने जब उन्हें पहले वो सभी एनर्जी ड्रिंक उनको बांट रहा था, उसमें उसने कुछ मिला दिया था, जिसको खाकर वो सभी बेहोश होकर वहीं पर सो रहे हैं। और इस तरफ दाइलुगिया कहती है, तुम्हें उस एंशिएंट गॉड के बारे में कुछ तो करना होगा, तुम करोगे है ना। जिस समय ये चीज यहाँ से फ्री होकर बाहर जाएगा तो ली उसे रोकते हुए कहता है, मैं जानता हूँ ये कॉन्टिनेंट ही पूरा बर्बाद हो जाएगा। ये एंशिएंट गॉड जमीन में अपने जड़ें जमा कर ये और भी ग्रो हो रहा है और अंत में ये कॉन्टिनेंट की हर चीज को ही निगल जाएगा। और मैंने जिस तरह का एक्ट मैक्स के साथ किया, लेकिन मैं इसके बारे में सच में चिंतित भी हूँ। ये क्लियर है कि वो इस कॉन्टिनेंट का शांति ही चाहता है। चिंता मत करो, मैं अभी इस बारे में सोच रहा हूँ कि मैं इसे ध्यान कैसे रखूं। दैलुगिया कहती है, ये इस रेट पर ये बहुत ही सीरियस है। अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो ये कॉन्टिनेंट 30,000 सालों के बाद ये खंडर बन जाएगा। तो ली वो बड़ा सीरियस होकर कहता है, क्या 30,000 साल? तब तो इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं करना है। ऐसे कहते हुए वो दैलुगिया की मजाक उड़ाने लग जाता है और उसको ऐसा करते हुए देख के दैलुगिया वो चिढ़ते हुए गुस्से में कहने लगती है, क्या तुम अभी मुझसे मजाक कर रहे हो? जिस पे ली वो हंसते हुए कहने लगता है, 30,000 साल लोल, तो फिर तो मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं करने की जरूरत है। ये तो मेरे मरने के बहुत बाद होगा। इससे किससे फर्क पड़ता है कि तब तक ये दुनिया खत्म हो चुकी होगी या नहीं। मैं तो बेकार में ही चिंतित था। दैलुगिया कहती है, ड्रैगन के कई जनरेशंस ने इस कॉन्टिनेंट के शांति को प्रोटेक्ट करके रखी है। क्या तुम्हें हमारे डिसेंडेंट्स के लिए बुरा नहीं लगता? जिस पे ली वो दैलुगिया के पास आके कहने लगता है, दैलुगिया ये बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन तुम ईमानदार रहना। क्या हमारे डिसेंडेंट्स है जो कि 30,000 सालों के बाद मारे जाएंगे ये इम्पोर्टेंट है, या फिर हमारे छोटे स्मार्टी पेंट्स जो कि बिना पेरेंट्स के बड़े होंगे ये इम्पोर्टेंट है? ये बात सुन के दैलुगिया उसकी तो होश ही उड़ जाता है और वो बहुत ही कंफ्यूज हो जाती है, आखिर दैलुगिया के साथ क्या होगा फ्यूचर में। और ली वो बड़े ही प्यार से कहता है, हाँ यही सही है। क्या तुम ये जानते हो कि हमारे डिसेंडेंट्स ही फ्यूचर को बनाएंगे? उसकी यह बात सुन के दैलुगिया वो बड़ी उदास होकर कहती है, ओह वो हमारा बच्चा। और ली वो उसे मैनिपुलेशन करते हुए कहने लगता है, अब मेरे बात दोहराओ, ये कॉन्टिनेंट डिस्ट्रॉय हो सकता है? दैलुगिया भी कहती है, ये कॉन्टिनेंट डिस्ट्रॉय हो सकता है। ली कहता है, लेकिन ये कॉन्टिनेंट अभी के लिए सेफ है। दैलुगिया भी कहती है, ये कॉन्टिनेंट अभी के लिए सेफ है। ली कहता है, गुड जॉब, अब हमारा स्मार्टी पेंट्स वो अभी सेफ है, तो अब से तुम वैसा ही करो जैसा कि मैं तुम्हें करने को कहूँ। ये सब हम जो अभी कर रहे हैं ये सब हम अपने प्यारे स्मार्टी पेंट्स के खातिर ही कर रहे हैं, ठीक है ना मेरे हनी? उसकी ये सारी बातें सुन के दैलुगिया वो बहुत ही रोने लग जाती हैं और वो रोते हुए ही कहने लगती है, ये सब हम अपने दैलुगिया के लिए ही कर रहे हैं।
मुझे माफ करना मदर एंड ग्रैंड मदर। लेकिन इतने में ली चौंक जाता है क्योंकि हायन का न्यू आर्टिफैक्ट वो उसे ही आके देख रहा होता है। और ऐसे किसी चीज को देख के ली अपने मन में कहता है आखिर ये क्या बकवास है, ये तो हायन है, ये सच में मुझे डरावना लगता है। हमारा सीन चेंज होता है और हमें रप्सर म्यूजियम एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में दिखाया जाता है, जहाँ पर हम ओरिजिनल मैक्स को देखते हैं जो कि इस म्यूजियम को प्रोटेक्ट करने में बहुत कोशिश कर रहा होता है, लेकिन ये सब करने में वो फेल होता है। इसके कारण वो बहुत ही दुखी होता है और वो कहता है डैम इट, ये सब कुछ खत्म होने वाला है। और वो उन गार्डियंस को याद करते हुए कहने लगता है मुझे माफ करना मेटल, जेमी, स्नेफ, सभी के सभी गार्डियंस, मैं इस म्यूजियम को प्रोटेक्ट करने में फेल हो गया हूँ। ये सब कहते हुए मैक्स वो रो रहा होता है, जबकि ली और उसके पूरे साथियां मतलब पूरे टीममेट्स वहां पर पहुंच जाते हैं। और जब मैक्स वो मुड़ते हुए देखता है वो देख पाता है ली और उसके पाके पंथर्स यहाँ पर आ चुका होता है। और वो उनको देखते हुए कहता है आखिर क्या बकवास है, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिस पे ली वो एक विलन की तरह कहने लगता है अरे यार तुमसे मिलकर सच में खुशी हुई ओरिजिनल मैक्स। और डायलॉगिया तो बहुत बुरी तरीके से मैक्स को ही घूर रही होती है, जबकि मैक्स कहता है आखिर तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई कि एक एंशिएंट गॉड की मिनियंस का यहाँ पर कदम रखने की, और तुम लोगों को ये कैसे पता चला कि वो एक कॉपी मैक्स था। ली कहता है खैर ये तो बहुत ही ऑब्वियस था, हम बहुत ही व्यस्त हैं, इसलिए मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ। आइसोलेटेड किए गए सभी ब्लैक स्वॉन के गिल्ड मेंबर्स वो सभी अभी कहाँ पर हैं, क्या अभी वो सभी जिंदा हैं? और वो आसपास के सीनरी को देखते हुए वो बहुत ही हैरान होता है। मैक्स कहता है जैसे कि मैं तुम्हें इन सब के बारे में बता दूंगा। उसकी यह बात सुन के योनजू वो बहुत गुस्से में कहती है क्या तुम हमें इसके बारे में बताने नहीं वाले हो। और ली वो उस म्यूजियम को संभालने वाले कंप्यूटर को देखते हुए वो हैरान हो चुका होता है और वो अपने मन में कहता है एक सेकंड रुको, क्या ये सच में सुपर मॉडर्न स्टफ्स हैं? ऐसा सोच के ही वो उन सभी को कहता है यहाँ पर मौजूद सभी लोगों को मैं कहना चाहूंगा मुझे माफ करना, लेकिन क्या मुझे अगली बार इस म्यूजियम के गाइड से लड़ने का मौका मिल सकता है और मेरे बैकअप के रूप में डायलॉगिया मेरे साथ होगी। लेकिन ये बात सुन के योनजू कह दिया जरूर, मुझे यकीन है तुम्हारे दिमाग में एक और बढ़िया प्लान है। किम भी कहता है तो फिर हम बाहर इंतजार करेंगे। ऐसे कहते वही वो उस मैक्स के ऑफिस से बाहर चले जाता है, जबकि ली वो अपने मन में कहता है मैं तो बस तुम लोगों के सामने अपनी इमेज को और भी बढ़ा रहा हूँ। तुम लोगों ने क्या कहा था, मेरे पास एक बढ़िया प्लान है, तुम लोग तो बस कर रहे हो, तुम्हें तो पता ही नहीं है कि मैं क्या करने वाला हूँ। ये सब सोच के ही वो सीधे कहता है डायलॉगिया। वो ऐसे कहता है जैसे कि डायलॉगिया तो उसका एक पोकेमोन है, और वो कहता है डायलॉगिया कोई कहता करो, मतलब सुनने से बस ये ऐसा ही लगता है तो मैंने बस ऐसे कह दिया। और डायलॉगिया वो तो बहुत ही गुस्से में मैक्स को ही देख रही होती है, और मैक्स उसको ऐसा करते हुए देख के मैक्स कहता है अगर तुम लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हो, मैं कहता हूँ तुम लोग वहीं पर रुक जाओ। लेकिन इतने में डायलॉगिया वो बड़ी तेजी से आकर मैक्स के पीछे से ही उसे पकड़ लेती है, और वो उसे पकड़ते हुए कहती है मुझे माफ करना, लेकिन यदि तुम हमेशा के लिए ही चुप हो जाओ तो ये कॉन्टिनेंट सुरक्षित रहेगा। डायलॉगिया की यह बात सुन के मैक्स चौंक जाता है, क्योंकि ड्रैगन तो इस कॉन्टिनेंट का सुरक्षा करता है, लेकिन यह तो उल्टा कर रही है। तो वो कहता है क्या तुम एक ड्रैगन नहीं हो, आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। इतने में ली की आवाज आता है और वो कहता है डायलॉगिया आखिर तुम क्या कह रही हो, यह कॉन्टिनेंट कभी गिर नहीं सकता, हमें बस इसको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। ली के ऐसा पलटते हुए देख के डायलॉगिया वो कंफ्यूज होती है और वो कहती है क्या, तो फिर हमारे स्मार्टी पेंस के बारे में क्या। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं ली को जो कि मैक्स से कहता है मैं इस म्यूजियम और इस कॉन्टिनेंट को प्रोटेक्ट करूंगा, लेकिन उसके बदले में मुझे ये म्यूजियम ही चाहिए। उसकी यह बात सुनते ही मैक्स वो गुस्से से चिल्लाते हुए कहने लगता है मुझे पता था कि तुम्हारा गोल पहले से ही यही था, इस म्यूजियम को हड़पना ही तुम्हारा असली गोल था। मैक्स को इतना गुस्सा करते हुए देख कर ली कहता है आखिर तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो, मैं तो बस इस कॉन्टिनेंट के पीस को बरकरार रखने की कोशिश कर रहा हूँ। मैक्स कहता है हाँ मुझे पता है कि तुम सबसे ज्यादा लालची इंसान हो। मैक्स को ना मानते हुए देख के ली कहता है मुझे लगता है कि अच्छा होना काम नहीं करेगा। डायलॉगिया मैक्स को कसकर पकड़ो, जिस पे डायलॉगिया वो उसे और कस के पकड़ लेती है और मैक्स चिल्लाते हुए कहने लगता है मुझे जाने दो। और ली इतने में ही वो अपने ड्रैगन पोशन को निकालते हुए उसे कहने लगता है अब तुमको क्या लगता है कि यह क्या है। उस ड्रैगन ब्रीथ पोशन को देख के मैक्स वो चौंक जाता है और वो हैरानी से कहने लगता है ये तो वही है जिसने कि उस एंशिएंट गॉड के सील्स को तोड़ दिया था। ली कहता है तुमने सही कहा, ये एक सुपर स्ट्रॉन्ग बॉम्ब है जिसने कि उस सील को भी तोड़ दिया था, और तुमको क्या लगता है कि अगर मैं इसे यहाँ फेंक दूं तो क्या होगा। ली को ऐसा करते हुए देख के मैक्स वो चौंक जाता है और वो कहता है क्या, ऐसा मत करो, अगर तुम ऐसा करते हो। इतने में ही ली वो बड़े ही एक्साइटेड होके कहने लगता है हाँ ये इस पूरे रूम को ही डिस्ट्रॉय कर देगा, जिसने कि उस एंशिएंट डिवाइन बीइंग को रोकने वाली सिस्टम है ना।
तब तो ये कॉन्टिनेंट भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ये तो सच में बहुत ही एक्साइटिंग वाली बात है। ये पूरा कॉन्टिनेंट ही मेरे काउंटडाउन के साथ ही खत्म हो जाएगा। 3। उसके 3 कहते ही मैक्स रोते हुए कहने लगता है, तुम तो सच में एक क्रेजी कमीने हो, तुम एक साइकोपाथ हो, तुम एक सोशियोपाथ हो। लेकिन ली वो उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और वो फिर से कहता है 2। और ली की ऐसे विलन जैसी पर्सनैलिटी को देख के मैक्स वो और भी ज्यादा डर जाता है और वो डायलॉगों को ही उल्टा पकड़ते हुए रोने लग जाता है। और डायलॉग अब खुद भी ली को ऐसा करते हुए देख के वो बहुत ही डर चुकी होती है और वो कहने लगती है, क्या तुम सच में सीरियस हो? अगर तुम ऐसा करते हो तो हम सभी मारे जाएंगे। लेकिन ली अपना विलन कहता है 1। चलो मैं चला इन सब को बर्बाद कर दें, मैं आ रहा हूँ। ली के इतना कहने पे ही मैक्स वो रोते हुए कहने लगता है, नहीं रुको, ठीक है मैं तुम्हें दे दूंगा, मैं तुम्हें इस म्यूजियम के एडमिन्स के राइट्स तुम्हें दे रहा हूँ। और इसके साथ ही ली को कुछ राइट्स मिल जाता है इस म्यूजियम के और उसको एक नया टाइटल मिलता है जो कि रप्सर म्यूजियम एडमिनिस्ट्रेटर होता है। इसका मतलब ली वो अब इस म्यूजियम का एक एडमिनिस्ट्रेटर बन गया है और उस टाइटल के वजह से ली को उस म्यूजियम के काफी सारे राइट्स मिल जाता है, लेकिन कुछ एरिया को छोड़कर। और इस चीज को देखते हुए ली अपने मन में कहता है, कुछ एरिया को छोड़कर, खैर ये मेरे लिए कोई ज्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं है। और इसके साथ ही ली वो अपने माइंड से का इस्तेमाल करते हुए वो उस पूरे सिस्टम को ही अनलॉक कर लेता है। मतलब ली अब वो इस म्यूजियम का एक गॉड की तरह बन गया है और वो जो कुछ भी चाहे वो यहाँ पर कर सकता है। और इस चीज को देख के ली एक विलन की तरह स्माइल देते हुए कहने लगता है, बढ़िया, पहले तो मुझे इस चीज से निपट लेना चाहिए। ऐसा कहते हुए ही वो उस पूरे सिस्टम के साथ छेड़छाड़ करने लग जाता है। और ली के सिस्टम के साथ छेड़छाड़ करने के कारण आसपास के चीजों में वो उसमें बदलाव आने लग जाता है। और इस चीज को वो एंशिएंट बीइंग नोटिस करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इतने में उस एंशिएंट बीइंग के चारों तरफ से कई सारे चेन्स आके उसके ऊपर बनने लग जाती है और वो सारे चेन्स जाकर फिर से उस एंशिएंट बीइंग के टेंटिकल्स को जकड़ लेते हैं, मतलब कैद कर लेते हैं। ऐसा कुछ होते हुए देख के एंशिएंट बीइंग वो हैरान हो जाता है और इस तरफ हम ली को देखते हैं जिसके की पास कई सारे नोटिफिकेशंस आने लगती है। मतलब उस सिस्टम के विंडोज में नोटिफिकेशंस आने लगती है कि उसके कितने सारे टेंटिकल्स अब तक बाइंड हो चुके हैं, मतलब सील हो चुके हैं। और ली को बड़े आसानी से ही उस सिस्टम के मदद से उस एंशिएंट बीइंग को डिकेड करते हुए देख के मैक्स अपने मन में कहता है, ये तो अमेजिंग है, उसने इस म्यूजियम के रूल्स को चेंज करने के लिए उसने इस पूरे सिस्टम को ही हैक कर लिया है। और ली तो उस एंशिएंट बीइंग को कैद करने के लिए वो अपने जी जान लगाते हुए चिल्लाते हुए कहने लगता है, मर जाओ तुम एविल एंशिएंट गॉड, ये म्यूजियम ये अब मेरा हो चुका है। और इस तरफ मैक्स वो अपने हाथ में चाय लेते हुए अपने मन में कहने लगता है, ऐसा लगता है कि यहाँ पर मेरे लिए करने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं शायद यहाँ पर ऐसा ही कुछ कर सकता हूँ। इतने में ली किम को कॉल करते हुए कहने लगता है, ह्यूंगसुम ये कैसा लग रहा है? जिसपे किम वो उसे रिप्लाई करते हुए कहने लगता है, सभी टेंटिकल्स को रीजन जेड में क्रिस्टेन कर दिया गया है, अभी बस लास्ट सील को ही लगाने की जरूरत है। और किम को एक फोन की तरह डिवाइस को यूज करते हुए देख के योनजू वो बड़ी एक्साइटेड हो जाती है और वो दौड़ते हुए आते हुए कहने लगती है, वो आइटम सच में ही वो एक कन्वीनियंट है, इसमें थोड़ी कमी है लेकिन वो पूरी तरीके से एक स्मार्टफोन की तरह ही लग रहा है। और लास्टली किम कहता है, लेकिन अभी भी अपने गार्ड को डाउन करने का समय नहीं आया है क्योंग, क्योंकि अभी भी लास्ट सील बाकी है। उसके इतना कहने के साथ ही इस तरफ ली वो उस मैक्स को आवाज देते हुए कहने लगता है, हे मैक्स यहाँ पर आओ और मेरी मदद करो। और वो जब मैक्स की ओर देखता है तो वो देख पाता है कि मैक्स तो वो बहुत ही उदास होता है। और मैक्स की ऐसी हालत देख के ली वो अपने मन में कहता है, म्यूजियम को कुछ भी नहीं होने वाला है, ये बस मेरी ओनरशिप में होगा। लेकिन वो दिखने से सच में बहुत ही डिप्रेस लग रहा है। खैर मुझे लगता है कि वो अभी कुछ कॉम्प्लेक्स फीलिंग से गुजर रहा है। मुझे थोड़ा बुरा लग रहा है लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो कोई असलियत में ही एक व्यक्ति है, उसके बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। वो ये सब सोच ही रहा था, इतने में उसके सिस्टम में एक नोटिफिकेशन आता है और उसको बताया जाता है कि तुम्हारे लिए एक नया लेजेंडरी क्वेस्ट क्रिएट किया गया है और ये क्वेस्ट रैप्चर गार्डियन मेटल की ओर से दिया गया है। और सिस्टम से ही मेटल कहती है, कृपया तुम मैक्स का ख्याल रखना और इसके लिए मैं तुम्हें एक अच्छी सी टाइटल दूंगी। ऐसा कुछ देख के ली चौंक जाता है और वो अपने मन में कहने लगता है, अरे वाह, हेलो मैक्स की माँ, क्या आप देख रहे थे? क्या आप मेरे गहरे डार्क थॉट्स के बारे में भी सुन रहे थे? ओह ठीक है, मुझे लगता है कि मैं इस नए टाइटल के कारण मैं इस बेचारे मैक्स का ख्याल रखूंगा। ये सब कहते हुए ही वो मैक्स को आवाज देते हुए कहने लगता है, हे मैक्स, एक बार अगर ये खत्म हो जाए क्या तुम हमारे साथ आना चाहोगे? जिसपे मैक्स कहता है, लेकिन मुझे ये जगह छोड़ने की परमिशन नहीं है। ली कहता है, खैर मुझे लगता है कि तुम अभी भी एक माइनर हो, मतलब एक नाबालिग, तुम्हें यहाँ से जाने के लिए गार्डियंस के परमिशन की जरूरत होगी, क्या ये सही नहीं है? उसके
उसके इतना कहने के साथ ही मैक्स के सामने मेटल आ जाती है और मैक्स मेटल को देख के हैरानी से उसे ही देख रहा होता है और मैक्स को परमिशन देने के लिए ही वहाँ पर मेटल उसे आखिरी बार दिखाई देने के लिए आई थी और मैक्स वो मेटल को देख के वो बहुत ही सैड हो जाता है और वो कहने लगता है मुझे माफ करना मेटल, मैं सच में इस म्यूजियम को प्रोटेक्ट करने में फेल रहा। ईमानदारी से कहो तो ये सच में बहुत ही हार्ड था, लेकिन अगर मैं इस जगह को प्रोटेक्ट नहीं करूंगा तो फिर मैं तुम लोगों के पास वापस फिर से नहीं जा पाऊंगा। लेकिन इतने में मैक्स के पास मेटल आते हुए कहने लगती है, मुझे माफ करना मैक्स, तुम्हें इतना भारी बोझ अकेले ही उठाना पड़ा, लेकिन मैं थोड़ा उदास हूँ। हम हमेशा से ही तुम्हारे साथ ही रहे हैं लेकिन तुम नहीं जानते थे। मैक्स कहता है, हाँ तुम्हारा क्या मतलब है, कब से तुम मेरे साथ रह रही हो? जिस पे मेटल कहती है, उसी मोमेंट से जब हम पहली बार मिले थे, जब तुमने पहली बार म्यूजियम को सक्सेसफुली कंट्रोल करना सीख लिया था, जब वहाँ पर माहौल केओटिक हो गया था क्योंकि एक नेम मॉन्स्टर का सील वो टूट गया था, जब हम सब चले गए। हमने हमेशा से ही तुम्हारे साथ ही रहे हैं, हम हमेशा से ही तुम्हारे पीछे और तुम्हारे दिल में थे। इसलिए जब तुम्हें अकेलापन और कठिनाई महसूस हो, हमारे साथ गुजारे गए सभी अच्छी यादों को याद करो और मुस्कुराओ। ऐसा करो और आगे बढ़ो। ये कठिन होगा लेकिन एक दिन हम फिर मिलेंगे। ये सब कहते हुए ही मेटल वो मैक्स को हक कर लेती है और मैक्स वो रोते हुए कहने लगता है, मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि मैं एक ऐसा व्यक्ति बनूंगा जिस पर तुम्हें गर्व हो। और उन दोनों को ऐसे देखते हुए देख के ली वो अपने मन में कहता है, मुझे लगता है कि वो यहाँ बहुत अकेला रहा होगा, शायद यह अकेलापन ही था जिसने कि इस म्यूजियम को डंजन में बदल दिया। ये सब सोचते हुए ही वो मैक्स को कहता है, तुम्हारे पास सच में एक अच्छी फैमिली है मैक्स। और मैक्स वो हंसते हुए कहने लगता है, हाँ मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। ऐसे कहते हुए ही वो ली का हाथ पकड़ लेता है और इस तरफ मेटल वो उन दोनों को यानी मैक्स को देखते हुए वो वहां से जाने लगती है। और फैमिली का नाम आते ही ली वो अपने फैमिली यानी उसके बहन के बारे में याद करते हुए कहता है, मैं सच में यह जानने में उत्सुक हूँ कि अभी योला वो क्या कर रही होगी। उसके एकमात्र ब्लड रिलेटिव उस समय गायब हो गया जब वो खाना खा रही थी और ली को यहाँ पर मौजूद ना देख के उसकी बहन कहती है, क्या वो अभी शौचालय करने गया है? ये तो बढ़िया है, अब मैं उसके हिस्से के भी खा लूंगी। और योला के बारे में याद करते हुए ली कहने लगता है, खैर यहाँ पर शायद अकेला मैं ही होऊंगा जो कि उसके बारे में याद करते हुए मेंटल डैमेज ले रहा है। और उस फनी सीन के खत्म होने के साथ ही इस तरफ प्रेजेंट में ली और मैक्स दोनों ही मिलकर उस आखिरी सील को लगाने के लिए आखिरी बटन को दबा देते हैं, जिसके कारण वहां पर बहुत सारे सील्स आ जाते हैं और वो सारे सील्स ही उस एंशिएंट डिवाइन बीइंग को वहां पर फिर से कैद कर लेती है। और उस एंशिएंट डिवाइन बीइंग मॉन्स्टर को कैद होते हुए देख के वो सभी मेंबर्स वो सभी खुश होने लग जाता है और सभी आइसोलेटेड किया गए सभी गिल्ड मेंबर्स यानी ब्लैक सन गिल्ड के सभी मेंबर्स जिनको कि आइसोलेटेड किया गया था, उनको कैद करके रख लिया गया था, उनको भी छोड़ दिया जाता है। और उनके एक ग्रेट विक्ट्री के साथ वो सभी बहुत खुश होते हैं। और इस तरफ किम वो अपने मन में कहता है कि वो सच में एक अमेजिंग पर्सन है। और उस एंशिएंट बीइंग मॉन्स्टर को कैद होने के साथ ही मेटल वो फिर से अपीयर होती है और वो ली से कहती है, शुक्रिया तुम्हारे इसके लिए। जिसपे ली वो उसे कहता है, बेशक ये सब तो मेरे फ्यूचर के रिटायरमेंट के लिए ही था। रिटायरमेंट नाम सुनने के साथ ही तुम लोगों को ली और लॉयड के बीच एक सिमिलरिटी नहीं लग रही है? वेल क्या क्या सिमिलर है तुम लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और मेटल वो डिसअपियर होने से पहले वो मुस्कुराते हुए कहती है, ली किया। ऐसे कहते हुए ही वो वहां से डिसअपियर हो जाती है, जबकि ली वो मेटल के मुंह से अपना नाम सुन के वो चौंक जाता है और वो हैरानी से अपने मन में कहता है, आखिर उसको मेरे नाम के बारे में कैसे पता चला। इसके साथ ही हमारा सीन चेंज होता है और हमें ब्लू गिल में दिखाया जाता है जहाँ पर मैक्स को ली एडॉप्ट कर लेता है और मैक्स वो ली को फादर कहता है। और मैक्स के बारे में बताया जाता है, यह है रेप्सर म्यूजियम के एडमिनिस्ट्रेटर मैक्स और इसका ये ह्यूमन फॉर्म है। और मैक्स को एडॉप्ट करने के कारण ली को एक नया टाइटल मिला होता है और वो होता है मैक्सेस गार्डियन। और उस टाइटल के इफेक्ट के रूप में ली को उस म्यूजियम के सभी अथॉरिटी मिल जाते हैं और उसको +10 लक मिलता है। और ऐसा कुछ होने के कारण ली तो वो बहुत खुश होता है और वो अपनी लालची चेहरा बनाते हुए अपने मन में कहने लगता है, अरे यार मुझे तो सच में एक फ्री में ही म्यूजियम मिल गया, एक एडॉप्टिव सन भी मिल गया, जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो मुझे वो केयर करेगा। और हम देखते हैं कि ली के पास 3 नए टाइटल होते हैं। पहला होता है रेप्चर म्यूजियम एडमिनिस्ट्रेटर, दूसरा मैक्सेस गार्डियन और तीसरा प्रोटेक्टर ऑफ द कॉन्टिनेंट। और उस टाइटल के इफेक्ट में उसका परमानेंटली उसके सारी स्टेट्स पॉइंट 10
से प्लस हो जाएगी। और इन सारे टाइटल्स को देख के ली बहुत ही खुश हो जाता है और वो मन में कहने लगता है स्पेशली वो म्यूजियम, उसका वैल्यू तो कभी किया भी नहीं जा सकता। इससे मैं पूरे कॉन्टिनेंट पर ही कंट्रोल करने में सक्षम हो सकता हूँ। और वो खुद से ही कहता है मुझे सच में तुमसे प्राउड है कियोंग, ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। इतने में ही वहाँ पर जिहाया पहुंच जाती है और वो आते हुए ही कहती है तुम दिखने से सच में बहुत ही खुश लग रहे हो कियोंग, नहीं मेरा मतलब है तुम चोर कहीं के। और जिहाया वहाँ पर पहुंचते ही वो अपनी एनर्जी को अनलीज करते हुए वो बहुत ही गुस्से में ली को ही देख रही होती है। और जिहाया को यहाँ पर देखते हुए ली वो चौंक जाता है और वो अपने मन में कहता है ओह फक, ये तो जिहाया है। एपिसोड के स्टार्ट में हम ली और जिहाया को देखते हैं जहाँ पर माहौल वो बहुत ही टेंस होकर रखा था और ली अपने मन में कह रहा होता है नहीं यार, मैंने ये तो उम्मीद की थी कि वो मुझसे मिलने आएगी। आखिरकार ब्लैक स्वॉन गिल्ड ही ऑफिशियली रप्चर म्यूजियम का ओनर है। मैंने उस चीज को बिना परमिशन के ही उनसे ले लिया, तो इससे सेंस बनाता है कि वो मुझसे नाराज है। लेकिन मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी जल्दी यहाँ पहुँच जाएगी। एक्सपेडिशन से लौटे हुए अभी 5 मिनट भी नहीं हुए हैं। इतने में ही जिहाया कहते हैं खैर मुझे तुमसे सच में कुछ तो कहना है। मैं जानती हूँ कि तुम्हारा इस एक्सपीडिशन के सक्सेस में एक बहुत बड़ा रोल है। मैं तुमसे इस बात पर बहस नहीं करना चाहती कि इस म्यूजियम का असली ओनर कौन है, पर तब भी ऐसे कहते हुए ही वो गुस्से से ली का बाल पकड़ते हुए फिर से कहने लगती है तुमने मुझसे बिना पूछे ये सब कुछ ले लिया। मैंने सुना है कि तुमको एक नया वेपन भी मिला है। वाकई ये तो सच में ही बहुत ही बढ़िया होगा, है ना? भले ही योंजू एक इडियट है, मेरा मतलब है कि वो बहुत ही अच्छी है। इतने में ली कहता है ऐसा मत करो यार, मैंने सब कुछ नहीं लिया है। तुम भी तो अपने फायदे के लिए मेरे फेम का यूज कर रही हो। बेसिकली ये एक विन विन सिचुएशन ही है। जिस पे जिहाया वो उसके सर और भी ज्यादा जोर से मसलते हुए कहने लगती है क्या ऐसा है तो फिर तुम मुझे वो सारे पैसे वापस दे दो जो मैंने तुम्हें दिए हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि डायलुगे के कर्ज की, क्या तुम उसे संभाल सकते हो? उसकी ये बात सुन के ली अपने मन में कहता है वो सच में ही मेरी एक सोलमेट है, वो मुझे हर समय ही धमकाती रहती है, लानत है यार। और वो जिहाया को मस्का लगाने के लिए उसके कंधे दबाते हुए कहने लगता है शांत हो जाओ, मेरी बात तो पहले सुनो। मेरे पास एक अमेजिंग प्लान है। म्यूजियम के अंदर जितने भी सारे मॉडर्न टेक्स है तुम उन सब के बारे में जानती हो, है ना? हम उसका यूज कर सकते हैं लिंडेल में एक ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन बनाने के लिए। उसकी यह बात सुन के जिहाया वो हैरान हो जाती है और वो कहती है क्या तुम टीवी बनाकर पूरे कॉन्टिनेंट का ही ब्रेन वॉश करने जा रहे हो या कुछ और? उसकी यह बात सुनते ही ली कहता है मुझे पता था कि तुम्हें इसका समझ आ जाएगा। मेरे बेटे के पास म्यूजियम में टेक्नोलॉजी का बड़े पैमाने पर उत्पादन करने का क्षमता है। हम उसका यूज स्मार्टफोन और टीवी बनाने के लिए करेंगे। इस फैक्ट को ध्यान में रखते हुए कि यह जगह यह अभी मिडिल एज में ही है, तो इसका प्रभाव वो बहुत बड़े पैमाने पर होगा। यह पागलपन होगा। इस कॉन्टिनेंट के इतिहास में पहली मीडिया बिजनेस की शुरुआत होगी। ये सब कहते हुए ही ली वो एक एक्सपेरिमेंटल स्मार्टफोन निकाल के जिहाया के साथ फोटो खींचने लग जाता है। फाइनली ली वो जिहाया को मनाने में सक्सेसफुल हो जाता है और जिहाया भी कहने लगती है बेशक हम उस बिजनेस पर मोनोपोली कर लेंगे और उसके बाद हमारे गुलामों से, मेरा मतलब है कि हमारे कस्टमर से ढेर सारी फीस लेंगे। और ली भी कहता है इतना ही नहीं, हम मीडिया कंटेंट पर भी हमारा कंट्रोल होगा और उसके बाद हम लोग अपने प्रॉफिट्स को बांट लेंगे। हमारा एरा वो अभी शुरू होने वाला है। इतना कहते हुए ही वो जिहाया को बड़े प्यार से पकड़ता है और जिहाया भी वो भी ली को बड़े प्यार से पकड़ते हुए कहने लगती है यही तो कारण है कि मैं तुम्हें बहुत लाइक करती हूँ। ऐसे कहते हुए ही वो ली को नीचे गिराते हुए वो उसके ऊपर चढ़ के वो कहती है तुम्हें पता है मैं तुमसे बहुत ही प्यार करती हूँ। और ली भी जिहाया को और भी ज्यादा करीब खींच के कहता है और तुम्हें भी पता है कि मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, है ना? और जिहाया कहती है चलो आज इसे करते हैं। ऐसे कहते हुए ही वो ली को किस कर लेती है और दोनों ही मजे लेने लग जाती हैं। और उसके बाद उन दोनों के बीच वो सब होता है लेकिन हमें वो दिखाया नहीं जाता। काश वो हमें दिखाया जाता यार। और इसी के साथ हमारा सीन चेंज होता है और हमें कुछ दिनों बाद होली सर्च में दिखाया जाता है जहाँ पर ली पहुंच गया होता है और उसे स्वागत करने के लिए कार्डिनल बेजल आए होते हैं और उसे देखते हुए कहने लगता है तुम्हारा स्वागत है हमारे ऑनररी बिशप ली कियोंग। और ली कहता है मैं बहुत ही लंबे समय से यहाँ से दूर था, जिस पे कार्डिनल बेजल वो हंसते हुए कहता है बिल्कुल नहीं, तुम हमारे लोगों के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हो। मैं सच में आभारी हूँ कि तुम हमसे मिलने आए। वैसे मैंने ये सुना है कि तुम एक ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन बनाने की कोशिश कर रहे हो। उसकी यह बात सुनकर ली अपने मन में कहता है क्या ये न्यूज ऑलरेडी इतना फैल चुका है? ऐसा भी
भी नहीं है कि मुझे इसका परवाह है। ये सब सोचते हुए ही वो कार्डिनल बेजल से कहता है, हाँ ये सही है, मैं अपने लोगों को ये दिखाना चाहता हूँ कि ये दुनिया कितनी बड़ी है, लेकिन अंदर ही अंदर वो ये कहता है कि ये सब मेरे ही फायदे के लिए है। लेकिन इतने में कार्डिनल बेजल वो बड़े सीरियस होकर कहता है, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। उसकी ये बात सुन रही ली चौंक जाता है और कार्डिनल बेजल वो कंटिन्यू करते हुए कहने लगता है, एक आउटसाइडर के द्वारा एक मीडिया बनाए जाना, क्या तुम ये सोचते हो कि हम मूर्ख हैं? उसकी ये बात सुनकर ली अपने मन में कहता है, क्या वो जानता है कि मेरे असली इरादे क्या है? लेकिन वो कहता है, मुझे माफ करिएगा, लेकिन मुझे इसको लेकर कोई भी नेगेटिव इंटेंशन नहीं है। लेकिन वो अपने मन में कहता है, नहीं मेरे पास नेगेटिव इंटेंशंस है। और कार्डिनल बेजल वो बड़े ही सीरियस होकर कहता है, एक मीडिया बिजनेस वो कॉन्टिनेंट के आलसी लोगों को बहुत ही परेशान कर देगा। ये तो बहुत ही ग्रेट है। ऐसा कहते हुए ही वो उल्टा खुश हो जाता है और उसकी आंखों से खुशी के आंसू भी गिरने लग जाता है। और कार्डिनल बेजल वो फिर से कहने लगता है, ये बहुत ही बढ़िया है, लोग प्रे करने के बजाय वो केवल टीवी देखेंगे। उसकी आवाज सुनते ही ली वो उसके इरादे समझ जाता है और वो कहता है, चिंता मत करिए, मैं एक रिलीजियन चैनल भी बनाऊंगा, बेनी ट्यूब या बेनी टीवी करके, और बेशक मैं कुछ फीस होली काउंसिल को भी डोनेट कर दूंगा। उसकी आवाज सुनकर कार्डिनल बेजल वो बहुत ही खुश हो जाता है और वो कहता है, क्या ये सच है? मैंने आज तक तुमसे ज्यादा बॉडीगार्ड को लेकर इतना डेडिकेटेड किसी को भी नहीं देखा है। नहीं, तुम बेस्ट हो, तुम बेस्ट से भी बेस्ट हो। उसकी ये बातें सुन के ली वो मुस्कुराते हुए अपने मन में कहता है, ओह मुझे तो डर लग रहा था कि वो मुझे कोई बेधर्मी या कुछ और कहेगा। इस दादाजी का चेहरा ये सचमुच ही बहुत ही मासूम है, लेकिन उनका पैसों से प्रति बहुत ही प्यार है। और उसके बाद टाइम वो बहुत ही जल्दी जल्दी करके जाने लगता है और ली हमें समझाते हुए कहने लगता है, एक्सपेडिशन के बाद भी मुझे आराम करने का समय नहीं मिला। मुझे नॉवेल्स के साथ अपने रिलेशनशिप को और भी ज्यादा ध्यान रखना है। मुझे भी सोसाइटी के बैंक्वेट में शामिल होना है। सन ह्योंग के साथ यानी उस प्रिंसेस के साथ वॉलंटियर भी करना है। मुझे मीडिया बिजनेस के डेवलपमेंट की भी जांच करनी है और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स का भी ध्यान रखना है। इतने सारे डॉक्यूमेंट्स को संभालते हुए या ये भी कहे कि बिना किसी आराम के उसने बहुत ज्यादा काम कर चुका है, जिसके कारण उसका हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होती है और वो टेबल में अपना सर पटकते हुए वो कहता है, फक यार, मैं अगर ऐसे ही और भी ज्यादा काम करते रहूंगा तो मैं सच में ऐसे ही मर जाऊंगा। इतने में वहां पर ड्योकजू पहुंच जाता है और वो पहुंचते हुए ही कहता है, क्यों? लेकिन वो देख पाता है कि ली की हालत तो बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होती है और वो उसे ऐसे देखते हुए कहता है, मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें एक ब्रेक की जरूरत है। जिस पे ली कहता है, ब्रेक? आखिर वो क्या होता है? मेरे साथ आके काम करो पिगी। और उसे ऐसे देखते हुए ड्योकजू कहता है, तुम सच में भयानक दिख रहे हो यार। ऐसे कहते हुए ही वो खुद पर बहुत ज्यादा जोर देता है। उसके बाद उसके मन में एक आइडिया आता है और वो ली को पकड़ते हुए कहीं पर ले जाते हुए कहने लगता है, मेरे साथ आओ, मैं कुछ जानता हूँ जो तुम्हें मदद करेगा। उसकी ये बात सुन के ली हैरान हो जाता है और वो कुछ समझ नहीं पाता कि ड्योकजू उसे कहाँ ले जाना चाहता है। और उसके बाद हम एक बाथिंग हाउस या कह सकते हैं कि हॉट स्प्रिंग को देख सकते हैं, जहाँ पर किम भी आया होता है और वो खुद को रेस्ट कर रहा होता है। और हम वहाँ पर देख सकते हैं हयान को, जो कि वहाँ पर होती है और वो भी नंगी। मतलब हयान वो दूसरी ओर थी जहाँ पर गर्ल्स बाथ ले सकते हैं। और ड्योकजू भी उस हॉट स्प्रिंग में उतरने के बाद कहता है, यह सच में बहुत ही अच्छी है। एक हॉट स्प्रिंग सारी थकावन को मिटा देता है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर किम के साथ ड्योकजू ही अकेला नहीं था, वहाँ पर आगिम और चंगरियोल भी थे। लेकिन ली वो उन सब के साथ हॉट स्प्रिंग में जाना नहीं चाहता था, तो वो अपने मन में कहता है, मैं सच में उन लोगों के साथ अंदर नहीं जाना चाहता। इतने में वहाँ पर एक हवा का झोंका आता है, जिसके कारण ली के तावल वो थोड़ा उड़ जाता है, जिसके कारण ली का थिंग वो बाहर आ जाता है। और उसे देखकर ड्योकजू वो कहने लगता है, ओह क्यों? जब बात आती है तुम्हारे इस चीज की तो तुम हम सबसे भी सुपीरियर हो। ऐसा कुछ होने के कारण ली वो एम्बेरसमेंट के साथ ही वो अंदर चला जाता है। और आगिमो भी कहने लगता है, ओह मैन, ये तो सच में ही अमेजिंग है। मुझे अब समझ आया कि तुम्हारे आसपास हमेशा ही लड़कियों के एंडलेस सप्लाई क्यों होते हैं। ऐसे कहते हुए वो थम्स अप दिखाता है, जबकि ली वो इन सब की ऐसी बातें सुन के मतलब वो बहुत ही एम्बेरस फील कर रहा होता है। और वो अपने मन में कहता है, अरे रुक जाओ यार, नहीं तो मैं सच में उस कमीने आगिमो के ऊपर सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस कर दूंगा। और इतने में ली वो किम को देखते हुए अपने मन में कहता है, वैसे भी मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये लोग भी यहाँ पर आएंगे। और हम भी देखते हैं कि ऐसे किसी माहौल के होते हुए देख के किम वो उसे इग्नोर करने की कोशिश कर रहा होता है, जबकि संगरियोल और वो बहुत ही एम्बेरस फील कर रहा होता है, तो वो अपनी मुंह साइड में कर लेता है। और उसको ली देखते हुए अपने मन में कहता है, आखिर वो यहाँ पर भी अपने मास्क को क्यों पहने रखा है? क्या वो उस चीज के नीचे कोई भद्दा चेहरा बना रहा है? और फाइनली हमें लड़कियों की ओर दिखाया जाता है, जिनका कि हम लोग बेकरार होकर इंतजार कर रहे थे, जहाँ पर हयान और सारा होती है और सारा
अभी भी हयान से वो बहुत ही डर रही होती है और वो कांप रही होती है क्योंकि वो हयान के साथ अकेली होती है। और वो अपने मन में कहती है आह्योंग आखिरकार वो इतने समय क्यों लगा रही है, प्लीज यार जल्दी से वापस आ जाओ, मैं उस इंचेन मेज के साथ और अकेली नहीं रहना चाहती। इतने में ही हयान के मुंह से पानी आने लगती है और वो एक थरकी की तरह कहने लगती है मुझे एक नया स्किल मिला है जिसका कि नाम है एनोमोन आई, लेकिन इसके अंदर एक सर्विलेंस फीचर है, क्या मुझे अभी इसे कियोंग के पास भेज देना चाहिए? लेकिन यह बहुत ही स्ट्रेंज होगा है ना, लेकिन मैं फिर भी उसे देखना चाहती हूँ। सोरा तुम क्या सोचती हो इस बारे में? सारा तो हयान से ही ट्रॉमेटाइज हो गई होती है और जब वो हयान की आवाज सुनती है तो वो रोने लग जाती है और वो रोते हुए ही कहने लगती है वहाँ पर दूसरे लोग भी हैं, तुम दोनों ही किसी और समय एक हॉट स्प्रिंग डेट पर क्यों नहीं जाते? उसकी यह बात सुन के हयान वो बड़े ही ऑकवर्डली सारा की ओर देखने लग जाती है और उसे ऐसे देखते हुए देख के सारा वो डरते हुए कहने लगती है मुझे माफ करना कि मेरे एक घटिया रिस्पॉन्स के बारे में, लेकिन प्लीज मुझे मत मारना। लेकिन हयान वो सारा की ओर अपने हाथ बढ़ाने लग जाती है। उसे ऐसा कुछ करते हुए देख के सारा वो बहुत ही डर जाती है और वो बहुत ही घबराने लग जाती है। लेकिन हम देखती है हयान को जो कि सारा के बहुत करीब आ जाती है और वो उसे बड़े ही प्यार से देखने लग जाती है और उसे ऐसे देखते हुए देख के सारा को कुछ और ही लगने लग जाता है, कहीं हयान की कुछ और ही इरादे तो नहीं है। ऐसे सोचते ही वो वहां से चिल्लाते हुए जाने लगती है, लेकिन जाते हुए ही वो उसका पैर एक साबन में स्लिप हो गए वो वहीं पर फिर से गिर जाती है और उसे गिरते हुए देख के हयान कहती है ओह क्या तुम मुझसे डर गए, मुझे माफ करना, और मैंने अभी नोटिस किया कि तुम्हारी सिर्फ एक ही आंख है। उसकी यह बात सुन के सारा को गुस्सा तो आती है लेकिन वो डरते हुए अपने मन में कहती है इसका कारण तुम ही हो, और वो फिर से बैठ जाती है और हयान फिर से कहती है इसके लिए मुझे माफ करना, मैं किसी समय तुम्हारे लिए एक नई आंख बनाऊंगी। और हयान के मुंह से ऐसा कुछ सुनते हुए सुन के सारा वो अपने मन में कहती है नहीं तुम मत ही करो तो अच्छा होगा। इतने में ही वहां पर फाइनली आह्योंग आ जाती है और वो आते हुए ही कहती है अरे क्या मैंने तुम लोगों को बहुत देर तक इंतजार करवाया, माफ करना मैं यहाँ आते समय ही गिर गई थी। और हयान और सारा वो दोनों ही आह्योंग को देखकर अपने मन में कहते हैं आय हाय क्या ही फिदा है यार, क्या ही फिगर है, सच में वो बहुत ही हॉट है। सच कहूँ तो मुझे भी यही लगता है कि हयान और सारा वो दोनों ही बच्ची है। आह्योंग यहाँ पर मैच्योर है। हमें एक झलक रॉयल पैलेस की ओर दिखाया जाता है जहाँ पर की बहुत ज्यादा बारिश हो रही होती है और अंदर देखते हैं कि एक न्यूज़पेपर में जहाँ पर की ली के बारे में बहुत सारे आर्टिकल्स या कहो तो न्यूज़पेपर में बहुत सारे उसके बारे में ही चर्चा किए गए होते हैं, लेकिन वो सभी के सभी ली के उपलब्धियों के बारे में ही थे और इन सभी को देखकर उस पेपर को ही जला दिया जाता है। और इसको जलाने वाली और कोई नहीं ये प्रिंसेस होती है जिसको कि हमने पहले भी देखा है और इस पेपर को जलाने के साथ ही वो एक स्माइल देती है जिसको देखकर हमें यह पता चलता है कि वो ली को बर्बाद कर देना चाहती है। और इसके साथ ही कुछ दिनों बाद इंपीरियल पैलेस का ही सीन दिखाया जाता है जहाँ पर के एम्पायर के 8 सीटों को इनविटेशन दिया गया होता है और वो सभी यहाँ आए होते हैं और वहाँ पर हम चाहीरा को देखते हैं जो कि वहाँ पर आके वो बहुत ही तंग आ गई होती है। तो वो कहती है एम्पायर के 8 सीटों की ऑफिशियल अनाउंसमेंट के बारे में किसको परवाह है, क्या उन्हें हमारे लिए एक बैंक्वेट रखना यही काफी नहीं था, क्या तुम मेरे बातों से सहमत नहीं हो? और हमें बताया जाता है कि एम्पायर के फर्स्ट सीट में लिंडेल से चाहीरा है और दूसरी होती है योनजू। और हीरा के रिप्लाई में ली कहता है तुम जान जाओगी जब तुम हिज मैजेस्टी से मिलोगी, उन्होंने खुद हमें इनविटेशन दिया है और इसलिए हम उन्हें मना भी नहीं कर सकते। और राइटर ने शायद यहाँ पर कुछ गलती कर दिया होगा जिस कारण से ली और किम उन दोनों को ही यहाँ पर 7 रैंक पर दिखा रहा है, मतलब एम्पायर के 8 सीटों में से उन दोनों को ही एक साथ 7 सीट में दिखा रहा है, जैसे कि हर एक सीट में एक इंडिविजुअल ही रह सकता है। इसलिए मुझे लगता है कि किम वो 7 रैंक पर होगा और ली वो 8 रैंक पर होगा। और इसके साथ ही ली वो इतना कहने के साथ ही वो अपने मन में कहता है ईमानदारी से कहूँ तो यह समय बहुत ही अचानक है। ये ठीक उसके बाद की ही बात है जब मैंने मीडिया डेवलपमेंट के लिए अपने इरादे सबके सामने रिवील किए। क्या ऐसा हो सकता है कि एम्पायर के 8 सीटों के साथ एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है जिनको कि रिपब्लिक या 5 टाइगर जनरल्स के साथ राइवल करने के लिए? हालांकि इस ग्रुप को बनाने के साथ ही अभी तक इसको ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया गया है एम्पायर द्वारा हमें अचानक से बुलाने के कारण। क्या यह हो सकता है कि रिपब्लिक और होली काउंसिल दोनों को ही वार्निंग देने के लिए बनाया गया है, क्योंकि वो सभी मेरे इस मीडिया प्रोजेक्ट को लेकर पॉजिटिव हैं, या शायद कोई और भी कारण हो सकता है? ली के इतना सोचने के साथ ही वो सभी एम्पायर के पास एक बैंक्वेट रखा गया है तो वो सभी वहां पर जाने लगते हैं और उन सभी को एक बटलर कह सकते हैं कि वो उन्हें गाइड कर रहा है, जबकि ली वो वहां से जाते हुए अपने मन में कह रहा होता है इसमें तो पूरा दिन ही लगेगा, मुझे आशा है कि मेरे चले जाने के बाद भी हयान वो अच्छी ही रहेगी। खैर ये ठीक होना चाहिए क्योंकि वो जिहाया और हाइजिन के साथ रहेगी। खैर क्या अभी तक बाकी के लोग यहाँ पर नहीं आए हैं? ली के इतना सोचने के साथ ही वो
उस रूम में पहुंच जाता है जहाँ पर कि वो बैंक्वेट रखा गया है। जब वो उस रूम में एंटर करता है तो वो देख पाता है कि चारों ओर ही फॉग है। ऐसा कुछ देखते हुए वो हैरान होता है। इतने कोहरे के अंदर से ही कोई एक एरो डायरेक्ट शूट करता है सीधे ली के ऊपर ही, और वो एरो सीधे जाके ली के ऊपर हिट होने ही वाला होता है, लेकिन अचानक से वो साइड हट कर वो उस एरो से बच जाता है। और ऐसा कुछ या कहे तो ऐसा जानलेवा आक्रमण करते हुए देख के किसी को वो हैरान हो जाता है। वो हैरान हुई रहता है, इतने में उसके ऊपर और 3 एरो शूट कर दिए जाते हैं। और ऐसा कुछ होते हुए देख के ली अपने मन में कहता है, क्या बकवास है यार, क्या ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट ये एक बहाना था? क्या एम्परर हम सभी को ही यहाँ पर मारने की कोशिश कर रहा है? और ली के ऊपर किए गए उन सभी एरो को शाहिरा वो उन सभी को पकड़ के ही मसल देती है। हीरा को ऐसे फिर से बचाते हुए देख के ली वो फिर से उसके ऊपर लत हो जाता है, जबकि हीरा कहती है ये काफी एग्रेसिव ग्रीटिंग था, है ना? ऐसे कहते हुए वो अपने आगे देखती है जहाँ पर एक लड़का और एक लड़की होती है, और इन दोनों को देखते हुए हीरा कहती है फॉग समनर चुन गुआनवी और हॉकाई वायरन। और वो लड़का जिसका की नाम चुन गुआनवी है वो एम्पायर के दूसरे सीट पर होता है, और वो लड़की वायरन वो एम्पायर के 5th सीट पर होती है। वीरेन कहती है बहुत समय हो गया है तुम्हें मिले हुए चाहिरा। चाहिरा भी कहती है हाँ बहुत समय हो तो गया है तुम लोगों से मिले हुए। और चुन गुआनवी वो हीरा को ही घूर के देखने लग जाता है, तो उसे ऐसे देखते हुए देख के हीरा कहती है हाँ आखिर तुम्हारे फेस को क्या हुआ, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? जिस पे गुआनवी कहता है नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि 8 सीटों में से ज्यादातर लोग वो लिंडेल से ही है। हीरा कहती है तो क्या तुम्हें क्या प्रॉब्लम है इससे? ये हमारी गलती नहीं है कि लिंडेल में बहुत सारी टैलेंटेड लोग हैं। गुआनवी कहता है मैं तो बस इसका कारण पूछ रहा था। और वो भी कहती है यार सुन गुआनवी तुम बहुत ही बड़े हो गए हो, है ना? और आखिर तुम ऐसे क्यों घूर रहे हो? उसके रिप्लाई में गुआनवी कहता है नहीं मैं तो बस ऐसे ही देख रहा हूँ। गुआनवी की ऐसी बातें सुन के हीरा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, तो वो अपने गुस्से को संभाल नहीं पाती और वो अपने मुक्के को उसे मारने के लिए बढ़ा देती है। तो उसे मारते हुए देख के गुआनवी वो बहुत डर जाता है, लेकिन हीरा के मुक्का पड़ने से पहले ही वायरन वो उनके सामने आते हुए कहती हैं अभी के लिए चलो सब लोग शांत हो जाते हैं। और गुआनवी तो फीकी बिल्ली की तरह वायरन के पीछे छुप जाती है, जबकि वेडन कहती है सभी लोग हमें माफ कर देना, हमारा यह छोटा सा बेवकूफ कभी कभी गलतियां करता रहता है। और उन सब की ऐसे कुछ होते हुए देख के ली वो अपने मन में कहता है क्या हीरा और चुन गुआनवी के बीच पहले भी झगड़ा हुआ था और यह कुछ और हुआ था? इतने में पीछे से कोई ली को आवाज देते हुए कहती है हेलो मिस्टर ली कियोंग। और जब ली वो घूमते हुए देखता है तो वो देख पाता है कि ये तो कासुगानो यूनो है। तो वो उन्हें देखते हुए कहता है ओह तो तुम लोग भी यहाँ पर आए हो। और कासुगानो यूनो वो एम्पायर के 3rd सीट पर है और वो सिसिलिया से है। और उसके साथ एक और बंदा जो कि दिखने से काफी एक निंजा की तरह लग रहा होता है, और वो होता है सुजुमिया इब्यूकी। और वो एम्पायर के 6th सीट में होता है और वो भी सिसिलिया से ही होता है। और ली इन सभी को एक साथ देखते हुए वो अपने मन में कहता है मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था, लेकिन यहाँ पर तो हर किसी के पास ही अच्छे स्टेट्स हैं, हालांकि मेरे टाइटल्स भी उतने ही इम्प्रेसिव हैं। और वो जब उन सभी की टैलेंट स्टेट्स देखता है तो वो देख पाता है कि उन सभी के टैलेंट स्टेट ही लेजेंडरी रैंक से भी ज्यादा है। और इन सभी के इतने अच्छे स्टेट्स देख के ली अपने मन में कहता है क्या यहाँ पर मेरा रहना ठीक है? क्या हायन जैसे किसी व्यक्ति को यहाँ पर नहीं होना चाहिए? इतने में उनके पास एक बटलर आके कहता है मैं आप लोगों को गाइड करूंगा ऑडियंस चैम्बर तक पहुंचने तक। और वो सभी जब ऑडियंस चैम्बर के पास पहुंच जाते हैं तो वो बटलर वो एम्परर से अनुमति लेता है कि क्या हम लोग यहाँ पर अंदर आ सकते हैं, जिसपे एम्परर वो उनको परमिशन दे देता है। और जब ली वो एम्परर का एक झलक देखता है तो वो उस झलक को देखते हुए अपने मन में कहता है ओह सच में यार उसके अंदर तो करिश्मा है, क्या वो व्यक्ति सच में इस एम्पायर का एम्परर है? लेकिन जब वो एम्परर को अच्छी तरीके से करीब से देखता है तो वो देख पाता है कि एम्परर तो वो एक बुढ़ा आदमी है, और एम्परर तो इतना बूढ़ा हो चुका है कि वो अच्छी तरीके से चल भी नहीं सकता है। और ऐसे किसी एम्परर को ली ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। जब वो ऐसे कुछ देखता है तो उसके तो होश ही उड़ जाता है और वो अपने मन में कहता है क्या वो चीज वो सच में एक एम्परर है? इतने में एम्परर कहता है हाँ मैं हूँ इस नेशन का। हाँ मैं क्या कह रहा था? एम्परर सच में इतना बूढ़ा हो चुका है कि उसको तो शॉर्ट टेम्पर मेमोरी लॉस भी हो जाता है। और ऐसे किसी बंदे को आगे देख के ली वो अपने मन में कहता है मुझे लगता है कि एम्परर को डायमेंटिया है, क्या यह सच में ठीक है? इतने में वहां पर कोई आके कहने लगती है योर मेजेस्टी कृपया आप उनसे आंख से आंख मिलाकर बात करें। किसी को ऐसा बोलते हुए सुन के ली हैरान होता है और हम देख पाता है कि ये और कोई नहीं ये वही प्रिंसेस होती है। और वो एम्परर को संभालते हुए कहने लगती हैं ये लोग हमारे 8 हीरोज हैं जो कि हमारे इस नेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। एम्परर कहता है हा ओह मेरी बेटी, अब मुझे याद आया कि मैं तो इस नेशन का एम्परर हूँ। इतने में प्रिंसेस वो उन सभी को कहती है
आखिर तुम लोग क्या कर रहे हो? हिज मैजेस्टी को ग्रीट करो। जिस पे ली वो ग्रीट करते हुए कहता है, मैं माफी चाहता हूँ, मैं मैजेस्टी के डिग्निफाइड प्रेजेंस से अंधा हो गया था। ऐसे कहते वही वो अपने मन में कहता है, अब मुझे समझ में आया, वो क्राउन पहना बूढ़ा आदमी तो वो बस एक कठपुतली है। ये औरत जो उनके पीछे खड़ी हुई है ये है असली रूलर, और ये लड़की यानी ये प्रिंसेस ये होती है होली एम्पायर की सेकंड प्रिंसेस चार्लोट। इतने में ही एम्परर कहता है, क्या मैं सच में डिग्निफाइड और कूल हूँ? जिस पे ली हंसते हुए कहता है, बिल्कुल, जैसे हम उम्मीद कर सकते हैं हमारे ग्रेट एम्परर से। उसकी ये बात सुन के एम्परर वो बहुत ही खुश हो जाता है, जबकि ली वो अपने मन में कहता है, क्या यही एकमात्र बात थी जो उसने सुनी? और मैंने तो ये कहा भी नहीं था कि वो बहुत ही कूल है। ऐसा नहीं लगता है कि वो लंबे समय तक जीवित रहेगा। मैं मानता हूँ कि वही होगी इसके बाद एम्प्रेस, मतलब चार्लोट की बात कर रहा है वो। एम्परर और उनके सक्सेसर वो मुझे अपने साइड पर चाहिए आराम से इस कॉन्टिनेंट में रहने के लिए। इतना सोचने के साथ ही वो प्रिंसेस चार्लोट की चापलूसी करते हुए कहने लगता है, खैर योर हाइनेस, आपकी ब्यूटी वो सच में ही रेडियंट है। आपकी आंखें वो बहुत ही ब्राइट और वो इंटेलिजेंस से भरी हुई है। ये क्लियर है कि आप योर मैजेस्टी की ही ब्लड लाइन से हैं। लेकिन जैसे कि हम जानते हैं कि प्रिंसेस चार्लोट वो ली को एकदम नापसंद, यानी ये कह सकते हैं कि वो ली को बर्बाद कर देना चाहती है। और उसी बंदे के मुंह से अपने लिए ऐसे तारीफ सुन के उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है। तो वो बड़े गुस्से से ही वो ली की ओर ही देखने लग जाती है। और उसकी ऐसी रिएक्शन देख के ली अपने मन में कहता है, आखिर मैंने ऐसा क्या ही कह दिया जो इतना घिनौना एक्सप्रेशन दे रही है? मुझे लगता है कि चापलूसी उस पर काम नहीं करेगी। ऐसे कहते हुए ही वो प्रिंसेस चार्लोट की स्टेटस देखने लग जाता है, जहाँ पर वो उसकी टेंडेंसी देख पाता है कि वो एक कैलकुलेटिव रिवोल्यूशनरी है और उसका टाइटल वो होती है प्रिंसेस विद द आइस क्राउन। और इन सबको देखते हुए ली वो अपने मन में कहता है, ऐसा नहीं लगता है कि वो किसी से भी दोस्ती करना चाहती है। मुझे लगता है कि वो मुझसे और भी ज्यादा सतर्क है, क्योंकि मैं होली काउंसिल का एक हिस्सा हूँ, या फिर मैं उसके टाइप का नहीं हूँ। लेकिन वो मुझे पूरी तरीके से अवॉइड भी नहीं कर पाएगी, क्योंकि मैं एम्पायर के कम्युनिटी के सेंटर में हूँ और अंत में आपको मेरी जरूरत ही पड़ेगी योर हाइनेस। ऐसा कहते हुए ही वो मुस्कुराने लग जाता है। और चार्लोट ली को ऐसे देखते हुए देख के वह गुस्से से अपनी मुंह ही मोड़ लेती है। और ली फिर से अपने मन में कहता है, ठीक है, मैं उसके साथ धीरे धीरे आगे बढ़ूंगा, तो फिर मैं उससे पहले एम्परर की चापलूसी करूंगा। ऐसे कहते हुए ही वो एम्परर की स्टेटस देखने लग जाता है और वो उसकी टेंडेंसी पर देख पाता है कि पॉलिटिशियन हु लव्स एस किसर्स, मतलब एम्परर वो चापलूसी करने वाले लोगों को वो पसंद करता है। और ऐसा कुछ देख के ली अपने मन में कहता है, यह तो सच में मेरे लिए आसान है। इतना सोच के ही वो कहता है, योर ग्रेट मेजेस्टी। जब एम्परर मुड़ के देखता है तो वो देख पाता है कि ली वो उसके एकदम करीब आ गया है और ली वो उसके एस किस करते हुए यानी वो चापलूसी करते हुए कहने लगता है, ये सब आपके कारण ही होगा राजकुमारी, यानी प्रिंसेस वो इतनी सुंदर है। ये सब आपके कारण ही होगा कि लोगों को इतनी आरामदायक जिंदगी मिल रही है। आपसे व्यक्तिगत रूप से मिलना यह मेरे लिए सम्मान की बात है। उसकी ये सारी बातें सुन के तो एम्परर वो बहुत ही खुश हो जाता है। उसको तो एकदम जन्नत पृथ्वी में ही दिखने लग जाती है। जबकि ली वो इतने में ही नहीं रुकता, वो कहते जाता है कि असल में मैं आपके लिए एलिक्सर ऑफ इमोर्टिलिटी को डेवलप कर रहा था। ओ हाँ, आपके बालों के लिए भी एक अच्छा पोषण मैं तैयार कर रहा था। और वो ऐसे ही एम्परर की चापलूसी करते रहता है। और ली के इन सारी बातों को सुन के एम्परर वो बहुत ही खुश होता है और वो तो सारी जनता के सामने जाके वो सबको ये बताते हुए कहने लगता है कि हुर्रे, ये बिशप ली कियोंग है, हुर्रे एम्पायर के 8 सीटों के लिए। और एम्परर के इतना कहने के साथ ही पूरी पब्लिक भी ली का नाम ही कहने लग जाते हैं। और ऐसा कुछ होते हुए देख के ली वो अपने मन में कहता है, आपको मैनिपुलेट करना तो वो बहुत ही आसान है। और ये सब चीजें होते हुए प्रिंसेस चार्लोट भी वो ऊपर से देख रही होती है। और इसके साथ इस समय वो स्पीच जाने लगता है और ली हमें समझाते हुए कहने लगता है, मैं ये गेस कर सकता हूँ कि मेरा मेन सेलिंग पॉइंट डायलॉगिया का वो इल्यूजन मैजिक था जो मैंने उसे दिखाया, क्योंकि उसने कहा था कि वो एक ड्रैगन देखना चाहता था। और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए वो मेरा सपोर्ट करेंगे। जब उनके एम्परर की ये हालत है तो लोग बिना किसी चिंता के अपना जीवन कैसे जी सकते हैं। खैर, मुझे इसके लिए कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक बात जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी ये है कि इंपीरियल फैमिली उतना भ्रष्ट नहीं है जितना मैंने सोचा था। सड़े हुए नोबल्स के अलावा जनता और आम लोग वो पॉलिटिशियंस में बदलाव चाहते हैं। मुझे
लगता है कि चार्लोट यहाँ पर सबसे ज्यादा सपोर्टेड फिगर है। जाहिर है कि लोगों को ये लगता है कि वो सब चीजों को करने में ही कैपेबल है, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि वो मुझे पसंद नहीं करती। वो सबके प्रति काइंड है सिवाय मेरे। और इन सब चीजों को होते हुए या कहे तो एम्परर को ली के साथ इतना फ्री होते हुए देख के ग्वान भी कहता है वो थोड़े समय में ही एम्परर को अपने साइड करने में सफल हो गया। वो हम सब में से सबसे ज्यादा स्किल व्यक्ति हो सकता है। उसके रिप्लाई में चाहीरा कहती है वो इसी काम में अच्छा है। आखिरकार मैं भी उसकी एक विक्टिम हूँ। और वीरेन भी कहती है क्या यह एम्पायर के 8 सीटों के लिए अपॉइंटमेंट सेरेमनी के बजाय ये ली क्योंग का शो जैसा नहीं लग रहा है। ऐसा भी नहीं लगता है कि ये बुरा है। और उन सब की बातें सुन के योंजू वो सिर्फ हंसती रहती है और वो अपने मन में कहती है आखिर ह्यूंगसुंग कहाँ पर है। और हम भी फाइनली ह्यूंगसुंग यानी किम को देख पाते हैं कि जहाँ पर सभी लोग ली का ही नाम पुकार रहे होते हैं, लेकिन वो इस तरफ अपनी ही ख्यालों में डूबा होता है और वो चार्लोट को देख रहा होता है। और चार्लोट वो तो इन सब कुछ चीज को होते हुए देख के वो बहुत गुस्सा हो रही थी, जबकि किम वो बड़ी गौर करते हुए चार्लोट को ही देख रहा होता है। मुझे ये तो नहीं पता कि इन दोनों के बीच पिछले जन्म में क्या रिश्ता था, लेकिन किम कहता है चार्लोट मुझसे नाराज मत होना। खैर उसका चेहरे का एक्सप्रेशन देख के तो ये नहीं लगता है कि वो पिछले जन्म में प्रेमिक प्रेमिका थे यानी लवर्स है, बल्कि ये तो कुछ और ही लग रहा है, जो कि हम बाद में देखेंगे असल में इनके बीच का माजरा क्या है। हमारा सीन सीधे पैलेस के आउटर हॉल में दिखाया जाता है जहाँ पर वो बैंकेट पार्टी हो रही थी। वैसे तो ली सबकी चाहता रहता है, लेकिन हम देखते हैं ली की यहाँ पर चाटने के लिए यानी कोई चापलूसी करने के लिए एक लड़की जो कि एक नोबल होती है वो चापलूसी करते हुए कहती है ऑनरी बिशप ली क्यों ना आप हमारे स्टेट में आए और हम लोग एक साथ मिल के खाना खाएंगे। लेकिन ली वो उसके साथ कैजुअल बातें करते हुए वो उसे इग्नोर कर देता है। इतने में ली के पास और एक नोबल आकर कहने लगता है क्यों ना अगली बार हमारे यहाँ पर आए आप, हमारे पास आपके देखने के लिए बहुत ही शानदार दृश्य है जो कि आपको देख के सच में बहुत अमेजिंग लगेगा। और उस चीज को इसे एक मिरर लेक कहा जाता है, जिसपे ली उनका रिप्लाई करते हुए कहता है हाँ बिल्कुल मैं जरूर कभी आऊंगा आपके वहाँ। लेकिन वो अपने मन में कहता है जब आप जीवन में अच्छा कर रहे होंगे तो हमेशा ऐसे लोग आएंगे जो कि आपका पिछवाड़ा चाटना चाहेंगे, I mean चापलूसी करना। और वैसे भी मैं कभी नहीं जा रहा हूँ। खैर कनेक्शन तो इम्पोर्टेंट है, लोगों से बात करना भी मजेदार है। इतने में वो नोबल कहता है वो लेग सच में ही अमेजिंग है, जब आप आएंगे तब मैं सलमान साचनी तैयार करने के लिए सुनिश्चित करूंगा। उसकी यह बात सुन के ली अपने मन में कहता है ओह ये तो आकर्षक है, और आखिर उसे कैसे पता चला कि मुझे सलमान सासनी वो इतनी ज्यादा पसंद है। इतने में ली वो किसी को नोटिस करता है और वो सुन पाता है कि दो नोबल्स एक दूसरे से बातें करते हुए कहने लगता है क्या तुमने वो रूमर सुनी कि रिपब्लिक वो अभी वार के लिए प्रिपरेशन कर रहा है। उसकी ये बात सुन के ली वो हैरानी से अपने मन में कहता है क्या एक वार, यहाँ पर तो सब कुछ अच्छा और पीसफुल है, लेकिन कैसा वार। वो ये सब सोच ही रहा था, इतने में किसी के हाथ से एक ड्रिंक नीचे गिर जाता है और उस ड्रिंक के गिरने के साथ ही वहाँ पर कोई जोर से चीखने लग जाता है। और ऐसे किसी को चिल्लाते हुए सुन के सभी लोग हैरान हो जाते हैं और सभी लोग उसी ओर ही देखने लग जाते हैं आखिर वहाँ पर क्या हुआ है। और हम देखते हैं कि ये चिल्लाने वाली और कोई नहीं, ये एक नौकरानी होती है जिसने की वो कप गिराई होती है और उसको बहुत ही मार पड़ी होती है। और उसको मारने वाली और कोई नहीं, ये भी एक प्रिंसेस ही होती है जो कि दिखने में सेम टू सेम प्रिंसेस चार्लोट की तरह ही लग रही होती है, लेकिन ये प्रिंसेस चार्लोट नहीं है। असल में उस नौकरानी ने उस प्रिंसेस के कपड़ों पर वो ड्रिंक गिरा दिया था, जिस कारण से प्रिंसेस वो इतनी नाराज थी और वो गुस्से से कहने लगती है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मेरी ड्रेस खराब की। जिसपे वो नौकरानी वो प्रिंसेस से माफी मांगते हुए कहती है मैं माफी चाहती हूँ योर हाइनेस। और उस प्रिंसेस को देख के ली कहता है आखिर वो पर्सन कौन है। ली के रिप्लाई में वही नोबल कहता है ओह वो है फर्स्ट प्रिंसेस चार्लिया, वो प्रिंसेस चार्लोट की ही सौतेली बहन है। फर्स्ट प्रिंसेस चार्लिया उसके पास लेजिटमेसी है या कहते उसके पास सारी पावर्स है, जबकि सेकंड प्रिंसेस वो एक मिस्ट्रेस की चाइल्ड है। जैसा कि आप देख सकते हो, हालांकि फर्स्ट प्रिंसेस के घटिया पर्सनैलिटी के कारण केवल कुछ करप्टेड लोगों ने ही उसका सपोर्ट किया। इसके बजाय सेकंड प्रिंसेस को एक रखेल का स्टाइल होने के बावजूद सम्राट यानी एम्परर का सारा प्यार मिला, क्योंकि वो हर एस्पेक्ट से ही फर्स्ट प्रिंसेस से सुपीरियर थे। उन बहनों के बारे में यह सब पता होने के बाद ली अपने मन में कहता है मुझे समझ में आ गया, यदि चार्लिया एम्प्रेस बन गई तो ये एम्पायर ये पूरी तरीके से गिर जाएगा। ऐसे सोचने के साथ ही वो अपने माइंडसेट का इस्तेमाल करके उनके स्टेट्स देखने लग जाता है। वैसे उनका स्टेट्स पॉइंट तो दिखाई नहीं जाता, लेकिन वो जब उनके स्टेट्स पॉइंट देखता है तो वो हैरान होता है आखिर वो कैसे हो सकता है।
वो ये सब सोच ही रहा था, इतने में ही वो नोबल फिर से कहता है दिन ब दिन इन दोनों सिस्टर्स के बीच ही रिलेशनशिप बहुत ही खराब होते रहा। और उसकी ये बात सुन के ली अपने मन में कहता है क्या अभी तक तेरा एक्सप्लेनेशन खत्म नहीं हुआ है। और इतने में ही हम देखते हैं कि वो नौकरानी वो चार्लिया से माफी मांग रही होती है। इतने में ही वहाँ पर चार्लोट पहुंच जाती है और चार्लोट को वहाँ पर पहुंचते हुए देख के चार्लिया वो बहुत सी गुस्से से उसी को ही देखने लग जाती है। और इस माहौल को होते हुए देख के वो नोबल फिर से कहता है उन दोनों के बीच दुश्मनी से ज्यादा और कुछ नहीं है जो कि सक्सेसर के पोजीशन के लिए फाइट कर रहे हैं। और चार्लिया वो गुस्से से चार्लोट की तरफ ही देख रही होती। इतने में चार्लोट कहती है प्रिंसेस चार्लिया आखिर आपका ये कैसा व्यवहार है। इतने में ही वो अपनी गार्ड्स को ऑर्डर देते हुए कहती है फर्स्ट प्रिंसेस वो बहुत ही थक गई होगी, उसे उसके कमरे तक छोड़ दो। उसके ऐसे कहने के साथ ही उसके गार्ड्स वो चार्लिया को पकड़ लेते हैं और उसे खींच के ले जाने लगते हैं। जबकि चार्लिया वो गुस्से से कहने लग जाती है मुझे जाने दो, आखिर तुम्हें मुझे पकड़ने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम भी चार्लोट की तरह ही मुझे नीची नजरों से देखते हो? मुझे जाने दो, क्या तुम मुझे सुन नहीं सकते? उसके इतना चीखने चिल्लाने के बावजूद उसके गार्ड्स उसे पकड़ के ले जाने लगते हैं। जबकि इस तरफ ली वो अपने मन में कहता है मुझे सब कुछ समझ आ गया है। एक मेड जिसके पास सस्पिशियसली अच्छे स्टेट्स हैं, उसके सभी स्टेट्स 60 से भी ज्यादा है। और चार्लोट अचानक से वहाँ पर अपीयर होती है अपने नाइट्स के साथ, जैसा कि वो इसी मोमेंट का ही इंतजार कर रही थी। ये सभी हंगामा जो अभी यहाँ पर हुआ ये सभी चार्लोट का ही प्लान था। असल में वो चार्लिया की इमेज वो पूरी तरीके से बर्बाद करने की कोशिश कर रही है। और सभी नोबल्स भी ऐसे किसी माहौल के होते हुए देख के वो सभी एक दूसरे से बात करते हुए कहने लगते हैं आखिर वो दिन के बीच में ही ऐसे कैसे नशे से धुत हो गई है और वो अभी से ही हंगामा मचा रही है। यदि वो प्रिंसेस हमारे इस एम्पायर का फ्यूचर है तो सच में हम लोग अंधेरे में जीने वाले हैं। जबकि ली ऐसे किसी माहौल को होते हुए देख के अपने मन में कहता है और ये सब कुछ वो इसलिए कर रही है ताकि वो बाकी के नजर में और भी ज्यादा ऊपर की ओर आए, यानी वो अपने आप को और भी ऊंचा दिखाने चाहती है लोगों के सामने। और वैसे ही चार्लोट उस मेड को संभालने लगती है लोगों के सामने। जबकि वो मेड भी लोगों के सामने वो एक्टिंग करते हुए रोने लग जाती है। जबकि इस माहौल को होते हुए देख के लोग कहने लगते हैं मुझे बहुत खुशी है कि हमारे पास एक प्रिंसेस चार्लोट है। ओह वो तो सच में एक मेड के साथ भी बहुत ही काइंड है। और इस तरफ चार्लिया को चार्लोट के गार्ड्स वो पकड़ के ले जा रहे होते हैं और ली अपने मन में कहता है चार्लिया वो सच में ही मूर्ख है। क्या यह पहली बार नहीं है कि उसके साथ ऐसा कुछ हुआ है? और आखिर उसने अभी तक इस पर ध्यान कैसे नहीं दिया है? ये तो सच में ही एक क्लियर जाल था। हालांकि मेरा यह मानना है कि इस तरह के जगह पर नशे से धुत होना ही उसके मूर्ख होने का पर्याप्त सबूत है। खैर वैसे भी मैं उस बेवकूफ राजकुमारी या उस प्रिंसेस के साथ शामिल नहीं होऊंगा। और इतने में वो प्रिंसेस चार्लिया वो इतने नशे में होती है कि उसको ऐसा कुछ होते हुए देख के वो उस नाइट के हाथ को ही काट लेती है। उस नाइट के हाथ को काटने के कारण वो नाइट चिल्लाने लग जाता है और उसे शांत करने की कोशिश करती रहती है। जबकि चार्लिया वो वहां से भागने लग जाती है और वो भागते हुए कहने लगती है कि तुम लोग मुझे पकड़ सकते हो तो पकड़ लो। यह हरकत सच में उसने नशे के धुत में होकर एक बच्चे की तरह करी है। ऐसे ही वो नशेड़ी भाग रही होती है और अचानक से वो फर्स्ट फ्लोर के विंडो से नीचे गिर जाने लग जाती है। ऐसा कुछ होते हुए देख के चार्लिया वो चीखने लग जाती है। जबकि सभी लोग हैरान हो जाते हैं। और उससे भी हैरानी के बात तो यह है कि उसके सीधे नीचे वहाँ पर ली ही होता है। और उस नशेड़ी को ऐसे गिरते हुए देख के ली वो अपने मन में कहता है आखिर ये क्या बकवास है? क्या वो पागल हो गई है? आखिर वो मेरे ऊपर ही क्यों गिर रही है? हर कोई अभी यही देख रहा है इसलिए मैं इसे इग्नोर भी नहीं कर सकता, लेकिन मैं उसे पकड़ नहीं सकता क्योंकि हायन भी मुझे देख रही है। और वैसे भी मैं इतना स्ट्रांग नहीं हूँ कि उसे संभाल सकूं। तो फिर ठीक है, अगर ऐसी ही बात है बाहर आ जाओ ड्रैगन के फोर्थ हैंड। उसके इतना सोचने के साथ ही वह पर डायलॉगिया का हाथ नीचे से अपीयर होने लगता है और वो प्रिंसेस को पकड़ने लग जाता है। जबकि ली वो सबके सामने शो ऑफ करते हुए अपने मन में कहता है ये एक बहुत ही यूजफुल स्किल है जिसको कि मैंने तब सीखा जब मैंने ऑब्टेन किया ड्रैगन एल्केमिस्ट का टाइटल। जब भी मुझे जरूरत होगी तो मैं डायलॉगिया के किसी भी पार्ट को समन कर सकता हूँ। और ली के डायलॉगिया को याद करने के कारण इस तरफ डायलॉगिया को उसको खांसी आ जाती है। और इस तरफ ली ने ड्रैगन के हाथ के मदद से उस प्रिंसेस को बचा लिया होता है। जबकि पूरे पब्लिक वो किसी ड्रैगन के हाथ को देखकर वो सभी हैरान होते हैं और वो लोग कहने लगते हैं क्या वो एक रियल ड्रैगन है, जैसे कि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक एल्केमिस्ट जिसको कि ड्रैगन ने चुना है। मतलब ये सब देख के तो उन सभी को एक अच्छा शो देखने को मिल गया है।
तो वो सभी बहुत ही खुश होते हैं और वो लोग कहने लगते हैं ली कियोंग तो सच में ही अमेजिंग है। जबकि इस तरफ प्रिंसेस चार्लोट वो ली की ऐसी हरकत देख के वो ली के ऊपर और भी ज्यादा गुस्सा होने लग जाती है, क्योंकि वो तो चाहेंगी ना प्रिंसेस चार्ली अगर मर जाए तो उसके लिए एक कांटा रास्ते से हट जाएगा। और इस तरफ हम ली को देखते हैं जिसने कि उस प्रिंसेस चार्लिया को अपने गोद में उठा कर रखा होता है और वो अपने मन में कह रहा होता है यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रिंसेस चार्लोट के ऊपर अटेंशन होनी चाहिए थी, लेकिन आखिर में मेरे ऊपर सभी अटेंशन आकर गिरा। ये तो सच में ही बहुत ही एम्बेरसिंग है। इतने में वो प्रिंसेस वो होश में आने लग जाती है और वो बहुत ही कंफ्यूज होती है, क्योंकि उसके आगे ली होता है जिसको कि वो पहचानती नहीं है। और वो ली को कहती है तुम्हारा नाम क्या है। ऐसे कहते हुए हम देखते हैं कि उसके मुंह से पानी आने लग जाती है, जबकि ली उसके जवाब में कहता है माफ करना लेकिन तुम कहना क्या चाह रही हो। जबकि वो अपने मन में कहता है मैं तो सोच रहा था कि वो पहले ही बेहोश हो चुकी है। इतने में चार्लिया कहने लग जाती है तुम ज्यादा बुरे नहीं लगते हो, लेकिन आज रात तुम मेरे रूम में आ जाओ। ऐसे कहते हुए उसके मुंह से लाड़ और उसके नाक से खून निकलने लग जाते हैं और वो फिर से कहने लगती है तुम्हें मना करने की कोई जरूरत नहीं है मेरी प्यारी छोटी बिल्ली। यदि तुम मुझे सेटिस्फाई करते हो तो मैं तुम्हें इसके लिए एक हैंडसमली पे करूंगा। इतने में प्रिंसेस चार्लिया को उसे ली बहुत सारे ज्यादा दिखने लग जाता है, क्योंकि वो बहुत ही नशे में होती है, तो ये कॉमन सी बात है। और ऐसा कुछ होते हुए देख के वो कहती है रुको आखिर यहाँ पर तुम इतने ज्यादा क्यों हो। खैर अगर ये तुम हो तो ये भी ठीक है। और उसकी ये बात सुन के ली अपने मन में कहता है वाह आखिर ये क्या कह रही है। वो तो सच में ही एम्प्रेस बनने से अनफिट है, या तो वो कभी एम्प्रेस बन ही नहीं सकती, उसके अंदर कोई गुण ही नहीं है। और इसके साथ ही चार्ली को वहां से ले जाया गया होता है और वहां पर एम्पर पहुंच जाता है। और वो वहां पर पहुंच के ही कहता है ऑनरेबल बिशप ली कियोंग, जिस पे ली कहता है योर मैजेस्टी आखिर आप यहाँ पर कैसे आए। और एम्पर कहता है मेरी बेटी के बारे में मैं माफी चाहती हूँ, मैं मेक श्योर करूंगा कि इसके बदले मैं तुम्हें एक अच्छा रिपे करूं। जिस पे ली वह मुस्कुराते हुए कहता है कृपया इस पर ज्यादा ध्यान ना दे योर मैजेस्टी, हर किसी का ही अपना बुरा वक्त होता है। उसकी यह बात सुन रही एम्पर वो खुश होते हुए कहता है हाँ ये सही है, वो असल में ही एक दयालु बच्ची है। उसकी यह बात सुन के ली अपने मन में कहता है काइन मेरी एस वो पूरी एम्पायर को ही बर्बाद कर देगी। असल में तो यहाँ पर तुम दोनों ही मूर्ख हो। ली और एम्पर वो दोनों बात कर ही रहे होते, इतने में वहाँ पर चार्लोट पहुंच जाती है और वो कहती है योर मैजेस्टी, जिस पे एम्पर कहता है और चार्लोट मेरी प्यारी बेटी। और चार्लोट को यहाँ पर देख के ली अपने मन में कहता है एक सक्सेसर की फाइट एक स्किल चार्लोट और एक लूजर के साथ, क्या ही बकवास की बात है। यहाँ पर तो देखा देखी सी बात है कि यहाँ पर चार्लोट ही जीतेगी। योर हाइनेस मैं अपनी पूरी शक्ति से ही मैं तुम्हें सर्व करूंगा। इतना सोचने के साथ ही वो प्रिंसेस चार्लोट की फिर से चाटने के लिए रेडी हो जाता है और वो कहता है हेलो प्रिंसेस चार्लोट। और वो अपने मन में कहता है उसकी और मेरी हम दोनों की ही फर्स्ट इम्प्रेशन अच्छी नहीं थी, इसलिए उसे अपने साइड में लाने के लिए यह बहुत ही हार्ड होगा, लेकिन इससे यह और भी ज्यादा सेटिस्फाइंग होगा। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि वो मुझ पर भरोसा करे और मुझ पर निर्भर रहे, ताकि मैं पैलेस के अंदर एक अच्छा कनेक्शन बना सकूं। यदि मैं इसमें सफल हो जाऊं तो इस एम्पायर में मेरी सुरक्षा और अस्तित्व की गारंटी होगी। ये सब सोचते ही वो फिर से कहता है क्यों ना मैं आपको आपके कमरे तक छोड़ दूं, अगर आपको कोई भी आपत्ति ना हो। ली की ये बात सुन के प्रिंसेस चार्लोट वो एक हल्की सी स्माइल करती है। हालांकि ये स्माइल ये एक अच्छी स्माइल नहीं थी, ये एक एविल इंटेंशन वाली स्माइल थी। जबकि इस तरफ ली तो वो पूरा कॉन्फिडेंट होता है और वो अपने मन में कहता है ये सबसे अच्छा है कि नहीं, मैं सबसे बेस्ट हूँ। वो ये सब सोच ही रहा था, इतने में उसके हाथ में प्रिंसेस चार्लोट अपनी हाथ को दे देती है। मतलब प्रिंसेस चार्लोट वो मान गई है ली के साथ चलने के लिए। और चार्लोट को इतनी आसानी से मानते हुए देख के ली वो हैरान होता है। इतने में चार्लोट वो ली के बहुत ही करीब आ जाती है, जिसको ऐसा करते हुए देख के ली वो हैरानी से अपने मन में कहता है क्या उसे पहली नजर में ही मेरे साथ प्यार हो गया है। क्या ये बहुत ही फास्ट नहीं है? क्या ये बुरा है? नहीं, ये शायद बहुत ही अच्छा है। मैं हर दिन जागूंगा एक आइस प्रिंसेस के लवर के रूप में। ये तो सच में बहुत ही अच्छा हो सकता है। ली ने तो सच में ख्वाब देखना भी स्टार्ट कर दिया है। इतने में चार्लोट कहती है ऑनरेबल बिशप ली कियोंग। ली कहता है हाँ प्रिंसेस। लेकिन इतने में चार्लोट वो अपनी असली रंग दिखाते हुए वो एक एविल की तरह कहने लगती है बाहर में जाओ, यदि तुम नहीं चाहते हो कि चार्ली की तरह ही तुम सब कुछ खो दो। इतना कहने के साथ ही वो ली से थोड़ा दूर हट के वो फिर से नॉर्मल होकर ली से कहती है तो फिर क्या हम लोग यहाँ से चले ऑनरेबल बिशप। ऐसे कहते हुए ही वो बड़ी प्यार से ली की ओर ही मुस्कुराने लग जाती है। जबकि इस तरफ ली वो तो चार्लोट की ऐसे बिहेवियर देख के वो चौंक गया था और
वो हैरनी से अपने मन में कहता है, आखिर तुमने मुझसे अभी क्या बकवास कही। यहाँ पर ली और प्रिंसेस चार्लोट के बीच तो एक ऑफिशियली जंग का ऐलान हो चुका है। आने वाले एपिसोड तो सच में बहुत ही मजेदार होंगे कि ली और प्रिंसेस चार्लोट के बीच कैसी घमासान युद्ध चलती है। वेल युद्ध का मतलब यह वैसी वाली युद्ध नहीं है, वेल यह एक पॉलिटिकल युद्ध होगा।